वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठिए। हाँ, पेज नंबर 35। देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था, पार्टनरशिप फर्म का टैक्स कैसे निकालेंगे। फिर हमने इसके बाद क्वेश्चन 11 भी कर लिया था, डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद फॉरेन कंपनी का पार्ट भी हमारा हो गया था, पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 12। पहले के बार यहाँ तक चेक कर लो, सब कवर हो गया ना। अब इसके आगे देखिए, पेज नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 13। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक कंपनी एज पर सेक्शन 2 ब्रैकेट 22A, domestic company means an Indian company. Any other company that is foreign company shall also become a domestic company if it has complied with the 3 conditions given below. The share register of the company for all the shareholders shall be regularly maintained at its principal place of business within India throughout the year. The annual general meeting is held in India. The dividend declared, if any, shall be payable only within India to all the shareholders. If any foreign company has complied with all the above conditions, it will be considered a domestic company. अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड टू बी फॉरेन कंपनी। इतना पार्ट एक बार रीड कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी तुम्हारी नॉर्मल इनकम 30%, फॉरेन कंपनी तुम्हारी नॉर्मल इनकम 40%। बाकी लगभग सेम ही था, और सरचार्ज के रेट में डिफरेंस था। इधर था 7 और 12, और इधर था फॉरेन कंपनी में सरचार्ज का रेट 2 और 5। ठीक है, ये लास्ट क्लास वाला पार्ट था। अब किसी स्टूडेंट ने पूछा, सर ये डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, फॉरेन कंपनी क्या होती है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो मैंने कहा इसमें बताने वाली क्या बात है। डोमेस्टिक मीन्स हमारा अपना इंडियन, और फॉरेन मीन्स जो इंडिया के बाहर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे हमने इसको स्पेशली डिफाइन किया। भाई हमारी डेफिनेशन देखो, तो वो डेफिनेशन मैंने अभी रीड किया है, सेक्शन 2 ब्रैकेट 22A में। एक बार दोबारा रीड करो, क्वेश्चन नंबर 13 पर डिस्कस करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों कंपनी में क्या डिफरेंस है। एक बार दोबारा डेफिनेशन रीड कर लो। देखो, अब डिफरेंस डिस्कस करते हैं डोमेस्टिक और फॉरेन। कंपनी लॉ आपके सिलेबस में है, लॉ की क्लास मेरे ख्याल स्टार्ट भी होगी अब आपकी, या नहीं हुई? एक क्लास हो गई ना लॉ की। तो आप इमेजिन करिए कि इसका डिफरेंस कहाँ दिया होगा, कंपनीज एक्ट में होगा कि इनकम टैक्स एक्ट में होगा? कंपनीज एक्ट में होगा। कि पूरा कंपनीज एक्ट स्टडी कर लो, वहाँ डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये कंसेप्ट इनकम टैक्स का अपना है। वो बात करते हैं 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कंपनीज एक्ट कह रहा है हमें जिन कंसेप्ट की ज़रूरत है वो हमने डाल ली है। इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है जिसकी हमें ज़रूरत थी हमने डाल ली है। तो ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 ब्रैकेट 22 में मिलेगा। तो ये अगर आप कंपनीज एक्ट में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। कंपनी एक्ट से हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट से हमें ज़रूरत थी, हमने डेवलप कर लिया कंसेप्ट।
तो ज़रूरी नहीं सब कुछ कंपनीज एक्ट में मिले, कुछ ऐसी कंपनी जैसे आगे एक और आएगा क्लोजली हेल्ड कंपनी, ये कंपनीज एक्ट में आपको नहीं मिलेगा, या वाइडली हेल्ड कंपनी, ये कंपनीज एक्ट में, ये इनकम टैक्स का टर्म है। तो इनकम टैक्स में 4 टाइप की कंपनी पॉपुलर है, डोमेस्टिक, फॉरेन, क्लोजली हेल्ड, वाइडली हेल्ड, ठीक है। ये 4 टर्म कंपनीज एक्ट में नहीं मिलेगी। दूसरी ओर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है वो इनकम टैक्स एक्ट में नहीं मिलेगा। पब्लिक लिमिटेड क्या होता है इनकम टैक्स एक्ट में मिलेगा। गवर्नमेंट से चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट है, अगर इंडियन कंपनी है तो रेट सेम है, तो हम प्राइवेट पब्लिक क्यों डिस्कस करें। जिस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ है वो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी का रेट सेम रहेगा, प्राइवेट पब्लिक का कोई डिफरेंस नहीं। जबकि कंपनीज एक्ट में प्राइवेट पब्लिक का तो बहुत डिफरेंस है भाई, दुनिया भर के डिफरेंस है। ये प्राइवेट है, ये पब्लिक है, इसका ये 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 है, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स के टर्म है। अब इनकम टैक्स ने कैसे कहा, इनकम टैक्स एक्ट ने कहा भी जो इंडियन कंपनी है वो दैट इज़ ऑलवेज डोमेस्टिक, इंडियन कंपनी डोमेस्टिक तो है ही। और जो फॉरेन कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर होगा वो कभी फॉरेन कंपनी होगी कभी डोमेस्टिक कंपनी होगी, डिपेंड करता है। फॉरेन कंपनी में भी फॉरेन कंपनी में भी डोमेस्टिक कंपनी। अगर कोई फॉरेन कंपनी 3 कंडीशन हमारी है, तीनों पूरी कर दे, 3 में से एक नहीं, तीनों, तो इससे हम फॉरेन नहीं कहेंगे, हम डोमेस्टिक मान लेंगे। 3 कंडीशन कौन सी, जो शेयर होल्डर का रजिस्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो इंडिया में होना चाहिए। इस फॉरेन कंपनी की ब्रांच मान लो इंडिया में है, वहाँ पे मिलेगा हमें रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। नंबर 2, जो एनुअल जनरल मीटिंग है कंपनी की वो इंडिया में होनी चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको पता है सारा काम उसी में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसी में डिक्लेयर करते हैं, ऑडिटर उसी में अपॉइंट होते हैं, सब कुछ एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है AGM। तीसरा, जो डिविडेंड का आप चेक देंगे उसके ऊपर लिखा होना चाहिए पेबल इन इंडिया। ये 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन पूरी कर दो फिर आप फॉरेन नहीं डोमेस्टिक हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ये 3 इम्पॉसिबल कंडीशन है, किसी फॉरेन कंपनी, कोई फॉरेन कंपनी एक भी पूरी नहीं कर सकती। 3 पूरी करने का मतलब वो नाम की फॉरेन कंपनी है, सब कुछ उसका इंडिया में है, और सब कुछ इंडिया में है तो फिर तो उसको डोमेस्टिक मानेंगे भाई। आप देखो एक अमेरिका की कंपनी है, आप इमेजिन करो इसके शेयर होल्डर इंडिया के होंगे ज़्यादा कि अमेरिका के होंगे, अमेरिका के होंगे या किसी और कंट्री के होंगे। इंडिया वाले तो 0.1% निकलेंगे इसमें से, लेकिन बिजनेस सारा इंडिया में है। मैंने पहले बता दिया था आपको, सारे वर्ल्ड की मंडी इंडिया है। हम इतने बड़े कंज्यूमर है पूछो मत। कोई भी बंदा सामान बनाता है, मान लो फार्मर ने वेजिटेबल उगाई है तो वो कहाँ बेचने जाएगा, मंडी में, वहाँ ग्राहक मिलेंगे जो पैसा देंगे ले जाएंगे। अपने फील्ड में बैठ जाए तो कौन खरीदेगा। ऐसे ही फॉरेन कंट्रीज़ का है, अमेरिका में बैठ जाए सामान लेके कोई नहीं खरीदेगा जितना हम खरीदेंगे। तो ये सब कुछ लेके इंडिया में आ जाते हैं। फिर इनको लगता है यार इंडिया वालों का नेचर तो हमें समझ में ही नहीं आया, लोकल सिस्टम तो हमें समझ में ही नहीं आया, इंडिया वालों की टेंडेंसी क्या है ये तो हमें समझ में ही नहीं आई। ऐसे करो, लोकल लोगों को बीच में डालो, इनको भी दो शेयर, इनको भी बढ़ाओ इनके शेयर, ये बताएंगे इंडिया वालों को कैसे हैंडल करना है। वो तो भाई जो यहाँ का बंदा है वही जानता है नेचर, इंडिया के बाहर वाला हमारा नेचर क्या जाने। तो शेयर बढ़ा दिए शेयर होल्डर। अब उन्होंने कहा एक काम करो, इसकी एनुअल जनरल मीटिंग में इंडिया में करो, ताकि इंडिया के सारे न्यूज़पेपर कवर करेंगे, मीडिया कवर करेगा, इंडिया के अंदर घुस जाओ। लेकिन जब यहाँ पे मीटिंग करेंगे तो जो फॉरेन जो इसके शेयर होल्डर है अमेरिका वाले, वो कहेंगे ये क्या कर रहे हो भाई, कहाँ पे AGM कर रहे हो, दिल्ली में, हम क्यों जाए, हमारे अमेरिका में करो, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर ये पॉसिबल कर दे, इसका मतलब ये तो नाम की फॉरेन कंपनी है भाई, इसका तो सब कुछ कहाँ गया, इंडिया के अंदर आ गया सब कुछ। उनसे वेरी गुड, तुम तो इंडियन कंपनी हो भाई, नाम के हो। तो ये 3 कंडीशन पूरी करने का मतलब है सब कुछ अपना वहाँ से उठा के यहाँ चले आए, और जब कोई हमारा बन गया है तो हमने भी उसे बना लिया है कि भाई चल तू इंडियन कंपनी के एट पार कर देंगे, तुझे डोमेस्टिक कंपनी के एट पार कर देंगे, तेरा भी रेट 30%, क्योंकि तेरा सब कुछ यहाँ आ गया। तो मेन कंसेप्ट इसका है। जैसे मान लो अब सोनिया गांधी की बात करें, वो फॉरेनर है कि इंडियन है, उसको इस कैटेगरी में रखे कि इस कैटेगरी में रखे, सेम प्रॉब्लम है भाई। जो अपने कंट्री को छोड़ आया, जिसका सब कुछ इंडिया में हो गया, उसको फॉरेनर कहना अब ठीक नहीं है, वो तो उसके साथ गलत हो जाएगा। वो कहेंगे जी मैं तो अपना, देखो ये कंपनी कह रही है हमने बस इनकॉर्पोरेशन तो वहाँ किया था, हमारा बर्थ ही तो वहाँ हुआ था, और क्या हुआ है, हमारा सब कुछ तो यहाँ है, और आप हमें फॉरेनर कहोगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। तो उनसे चलो तुम्हें हम डोमेस्टिक बोल देते हैं बस। तो ये जैसे ह्यूमन बीइंग के साथ है ऐसी कंपनी के साथ है।
लेकिन ऐसी कंपनी शायद ही कोई होगी जो 3 कंडीशन पूरी कर दे। रादर वो कंपनी के पास और ऑप्शन होता है, वो टेक्निक उनके पास दूसरी होती है। वो क्या करते हैं, इस कंपनी को तो फॉरेन कंपनी ही रहने दो और इंडिया में एक और बना लो। दिक्कत क्या है, इनकॉर्पोरेट न्यू कंपनी, और ये कंपनी क्या कराएगी, शुरू से डोमेस्टिक इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है। जैसे पेप्सी है, मेन कंपनी पेप्सी तो इंडिया के बाहर की है, इंडिया में नई कंपनी बना ली पेप्सी को इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, नाम वही है। अब वो क्या कहलाएगी, डोमेस्टिक कंपनी, रेट क्या लगेगा डोमेस्टिक। तो कोई सारा AGM यहाँ लेके आओ, सारे शेयर होल्डर को यहाँ लेके, जरूरत क्या है। फिर ये होशियारी क्या करते हैं, पब्लिक कंपनी नहीं बनाते, प्राइवेट बनाते हैं। पब्लिक बनाएंगे तो इंडिया वालों को शेयर मिल जाएंगे, इंडिया वालों को कुछ नहीं देना चाहते, प्रॉफिट हम ही से लेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना चाहते और इंडिया वालों को शेयर तक नहीं देते। शेयर कौन होल्ड करेगा, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन सी है, फॉरेन कंपनी। सारे शेयर पेप्सी को इंडिया होल्डिंग लिमिटेड के पास है, पेप्सी के पास है। सारा प्रॉफिट कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। यानी पूरे कंट्री को लूटने का पूरा प्रोग्राम है। और हमारे कंट्री की गवर्नमेंट से हम क्या करें, पब्लिक को पता ही नहीं। पब्लिक कह रहे हैं यार पेप्सी पी के मज़ा आ जाता है, ये नहीं पता कि वो हमें लूट रहे हैं, सब कुछ लूट लूट के ले जा रहे हैं। पेप्सी के शेयर किसी के पास नहीं है, पेप्सी पीते सारे हैं। अगर वो कह दीजिए एक शेयर हमें दे दो, नहीं मिलता तुम्हें, तो इंडिया वाले नहीं, भाग जाए से कोई शेयर नहीं तुम्हारे लिए। शेयर सारे किसके पास है, ओरिजिनल कंपनी। सब ने ऐसा कर रखा है। ऐसे सैमसंग ने अपनी इंडिया वाली कंपनी बना ली, नई कंपनी बना ली इंडिया में, LG ने नई कंपनी बना ली इंडिया में, एप्पल ने नई कंपनी बना ली इंडिया में, हुंडई ने नई कंपनी बनाई इंडिया में, सुजुकी ने नई कंपनी बनाई इंडिया में। सब बना बना के कंपनी, बहुत रेयर है कोई पब्लिक बनाएगा, ज़्यादातर प्राइवेट है। शेयर इनके सब उनके पास है। इंडिया वालों का कोई बेनिफिट कुछ नहीं करते। चाइना तो क्या है, चाइना की गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। चाइना इनको सबको बहा देता है, या टैक्स उठा के 40% कर देगा, 50% कर देगा, सारी अपनी मनमानी करेगा। इन कंपनीज के ऊपर इतनी रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। इंडिया में डेमोक्रेसी है, कुछ भी करेंगे अमेरिका फट बोलेगा, दूसरे कंट्री फट बोलेंगे, हमें इंडिया कुछ नहीं कर सकता कि सारे कंट्री चलाएंगे वर्ल्ड के। डेमोक्रेसी है ना, कि भाई डेमोक्रेसी किस बात की, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे इंडियंस भी तो हमारे कंट्री में, हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। तो एनीवे ये मीनिंग है डोमेस्टिक फूड का। एक बार आप रीड कर लो जो डाउट हो कुछ। मतलब ये टैक्सेशन का सब्जेक्ट आपको पूरी दुनियादारी सिखा देगा, खाली कैलकुलेशन नहीं सिखाएगा। बाकी सब्जेक्ट आपको कैलकुलेशन सिखा जाएंगे, दुनियादारी नहीं सिखाएंगे, ये बात पता ही लगेगी। और आज से आप पेप्सी पियोगे ना, आपको लगेगा इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, रहने दे। इंडिया वाला कोई पीते हैं, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लूट रहे हैं ना, हमें सीधा सीधा लूट रहे हैं। ऐसे कोका कोला की बात कर लो, कोका कोला भी यही कर रहा है। जो इंडियन ब्रांड है बस वो पैसा इंडिया में रहेगा। इंडियन ब्रांड, इंडियन ब्रांड कोल्ड ड्रिंक के अंदर पहले था कैंपा कोला, 1991 में सारी मार्केट कैंपा कोला के पास थी। उस समय इंदिरा गांधी ने इनको मना कर दिया था कि अमेरिका की कोई कंपनी हम इंडिया में आने नहीं देंगे, बैन कर रखा था, एंट्री नहीं करने देंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह आए 1991 में, बने फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा नहीं, इट इज़ ग्लोबलाइजेशन, एंटायर वर्ल्ड इज़ वन, लेट देम कम। जैसे आई पेप्सी और कोक, लोग कैंपा कोला भूल गए, प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड के नाम से कंपनी थी, बंद हो गई। 1 साल में बंद कर दिया उसको। पब्लिक को अब ये पूरी बात पता नहीं, पता होता तो वो अब दोबारा से फिर वो कैंपा को कोई और डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एनीवे मतलब यू मस्ट अंडरस्टैंड, कोई भी अगर फॉरेन प्रोडक्ट है पूरी कोशिश करना ना लेना। अपना इंडिया वाला थोड़ा घटिया भी हो तो ठीक है भाई, पैसा तो हमारी कंट्री में रहेगा, ये तो हमें सारा लूट लेंगे, उसके बाद हमें बिल्कुल कंगाल कर देंगे, फिर धीरे धीरे हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे। इंटरफेरेंस इन कंट्री का बढ़ जाता है। देखो एक बार रीड कर। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सीधा लिखा होगा डोमेस्टिक या फॉरेन, इन जनरल पूछते नहीं हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बट एनीवे सिलेबस का पार्ट वी मस्ट नो दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डाउट देख लो यहाँ तक, जितना पार्ट किया पिछली क्लास का आज की क्लास का मिला करके, पहले डाउट किसी को पूछिए, जो भी डाउट हो पूछ लेना आप, यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट। यहाँ तक के पार्ट में डाउट बोलो, फिर आगे चलते हैं।
देखो अगर दुनिया में compete करना है तो भाई आपको बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव होना पड़ेगा। कम्पिटेटिव होना पड़ेगा मतलब इंटेलिजेंस वाइज भी बहुत शार्प, टेक्निक वाइज भी बहुत शार्प, नॉलेज वाइज भी बहुत शार्प, हर चीज़ में शार्प होना पड़ेगा। तो इंडियंस को ये समझना पड़ेगा कि हमें भी बहुत शार्प होना पड़ेगा हर चीज़ के अंदर। शार्प कैसे होता है बंदा? सबसे पहले एजुकेशन के थ्रू होगा। सबसे पहले एजुकेशन रोल प्ले करेगी, वो आपको नॉलेज देगी। इंटेलिजेंस आपके पास है, मिक्स करोगे तो शार्पनेस अपने आप बढ़ जाएगी। अब नॉलेज कौन देगा? एजुकेशन। एजुकेशन कहाँ से मिलेगी? स्कूल से, कॉलेज से। लेकिन स्कूल कॉलेज में वो एजुकेशन नहीं है जो आपको कोचिंग सेंटर में मिलेगी। ये बात आप भी मानते होंगे। हर बच्चा स्कूल वाला, कॉलेज वाला कोचिंग सेंटर में क्यों जा रहा है? बिकॉज दोनों की नॉलेज में दिन रात का फ़र्क है जो कोचिंग सेंटर में दी जाएगी। अब जब नॉलेज ज़्यादा होगी तो बर्डन भी ज़्यादा आता है, और जब आपको एम्बिशन के बारे में बताएंगे तो बॉडी पे और बर्डन आएगा। अब और बर्डन आएगा तो सब लोग बर्डन को बियर नहीं कर पाते, तो 1 या 2% होते हैं उस बर्डन को बियर नहीं कर पाते, ब्रेक कर जाते हैं। जैसे कोटा की न्यूज़ कि जी कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया, एक आध सुसाइड। वो बच्चे वो होते हैं बर्डन को बियर नहीं कर पाते, ब्रेक कर जाते हैं। अब हमारे पॉलिटिशियन क्या कह रहे हैं? सारे कोचिंग सेंटर ही बंद कर दो। अरे भाई, जो जितने भी आज की डेट में IAS है, IPS है, टॉप के इंजीनियर, डॉक्टर, सबसे पूछ लो, सब कहेंगे हमने तो कोचिंग ली थी, हम तो वहीं से बने हुए हैं। और जब तुम इसको भी बंद कर दोगे, डिस्करेज करोगे, तो बिल्कुल ही कंट्री का और बिठा बैठ जाएगा। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन समझते नहीं ना, क्योंकि पॉलिटिशियन थोड़ा हाईली एजुकेटेड है, वो शार्पनेस है। वो तो फालतू में पब्लिक के सामने ऊट पटांग बोल बोल के वोटर ले लेके आ गए। तो ये हमारी कंट्री की प्रॉब्लम है, जो बता रहा हूँ। देखो ना, IAS वाला जो कोचिंग है राजेंद्र नगर में, आपने भी सुना होगा, सारे कोचिंग सेंटर के पीछे पड़े हैं सारे बंद करने के लिए। भाई तुम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ ना, तुम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तो कोचिंग सेंटर वहाँ चले जाएंगे। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही है तो क्या करें? तो एनीवे, मतलब आपको मैं बात बता रहा हूँ कि शार्पनेस के लिए भाई मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो मेहनत करने के लिए बच्चे कम नहीं हैं, तैयार हैं, लेकिन सब वो बर्डन नहीं ले पाते। 1 या 2% टूट जाते हैं। टूट जाते हैं भाई 2 तरीके हैं। एक तो भाई मेरे से बर्डन नहीं उठ रहा, छोड़ो इसको, मैं कोई और काम कर लेता हूँ। तो जो बच्चे जब वो कहते हैं कि पापा ये बर्डन मेरे से नहीं हो रहा, कुछ पेरेंट्स, क्या मोस्टली पेरेंट्स से कहते हैं ठीक है बेटा छोड़ दे, तू कुछ और कर ले। कुछ पेरेंट्स नहीं, तू यही कर। कैसे नहीं होता? मैंने किया था, उसने किया था, उसने किया था, कर तू कर। वो बच्चा टूट जाता है फिर वो। तो अलग बात हुई ना, उसमें कोचिंग सेंटर की गलती थोड़ा है। मान लो हम आपको 50 बातें बता रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, वो उसमें हमारी क्या गलती है? या जो बच्चा कुछ सीखना चाह रहा है उसकी क्या गलती है? भाई जिससे नहीं समझ रहा वो दूसरी बात है, भाई 1-2% उसका क्या किया जाए, सारे तो एक लेवल के नहीं होते। तो ये मैं और एक बात आपको बता रहा हूँ, जो कंट्री की प्रॉब्लम है वो ये है। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर क्या है, दुनिया भर का बर्डन है, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं। और मोस्टली लीडर्स भी जो है उसी स्टेज से निकले। हमारे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर यहाँ से निकले हैं, पॉलिटिशियन यहाँ से कोई नहीं निकला। कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो ये कहे कि मैं कोचिंग लेता था, कोचिंग से मुझे नॉलेज मिली, फिर मैं ये बना, फिर बना। उसका कोचिंग से, नॉलेज से, एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। एक आध को छोड़ दो, जैसे मान लो अरविंद केजरीवाल है, वो खुद IIT खड़गपुर से किया हुआ, उसने इंजीनियर है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर था। तो ऐसे लोग तो है, इसीलिए उसने आते क्या किया, सारा जोर एजुकेशन पर लगा दिया। उसको पता है सब कुछ एजुकेशन से लिया। करे गरीबी हटाओ, गरीबी हट जाएगी, घर में एक भी बच्चा IAS बन जाए, IPS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, गई गरीबी, परिवार की भी गई और रिश्तेदारों की भी गई, और बाकियों में भी अच्छा कुछ करेगा वो। तो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं गरीबी हटाने का एक ही तरीका है, हर फैमिली में से एक बच्चे को बढ़ा दो, गई गरीबी। वो पेरेंट्स को गरीब छोड़ेगा ही नहीं किसी भी हालत में कि पापा मैं कर रहा हूँ ये लो ना, आप लो, 4 रिश्तेदारों को भी ये लो, भाई बहन को भी ये लो। तो वो जब तक एजुकेशन जो है, मतलब रोल जो प्ले करेगी एजुकेशन करेगी। चलो एनीवे, अब इसमें डाउट जिसको देखो, अब इसके आगे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे जैसे हमने लास्ट क्लास में किए थे, और अभी बीच में करवा दूंगा, थोड़ा आगे और करवाता हूँ आपको। आइए ज़रा पेज नंबर 41 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14, राइट ए नोट ऑन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ HUF। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टैक्सेस निकालेंगे। टैक्स लायबिलिटी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स एनी फैमिली विच इज हिंदू बाय रिलीजन एंड इट्स सीनियर मोस्ट मेल मेंबर इज कॉल्ड कर्ता, एंड कर्ता इज रिस्पॉन्सिबल कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ HUF। पेरेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस एटसेट्रा रिसीव्ड बाय कर्ता शैल बी कंसिडर्ड टू बी कॉमन प्रॉपर्टी एंड टैक्सेबिलिटी शैल बी एज गिवन बिलो। Normal income of HUF shall be computed at the normal slab rate as given below.
टोटल इनकम 3 लाख पाई, वही जो इंडिविजुअल वाली स्लैब है वही है, एचयूएफ की इनकम के स्लैब वही है इंडिविजुअल वाले, और जो सरचार्ज का रेट है वो भी वही है इंडिविजुअल वाला। सरचार्ज 25% shall be applicable only if total income excluding short term capital gain 111A, long term 112A and dividend income is exceeding 200 lakh, सेम प्रोविजन है। ऑल अदर प्रोविजन शैल बी सिमिलर टू इंडिविजुअल, बस रिबेट जो मिलता है वो खाली इंडिविजुअल को मिलता है और किसी को नहीं मिलता, रिबेट नहीं देना 87A का। और ये जो फिक्स रेट वाली इनकम है इसके रेट वही है जो सबके होते हैं, वही रेट है। इफ नॉर्मल इनकम रेजिडेंट एचयूएफ इज लेस देन द एग्जम्पशन लिमिट, डिफरेंस ऑफ द अमाउंट शैल बी अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वही अगर नॉर्मल इनकम कम हो तो जिसको उसको जितनी कम है एग्जम्पशन लिमिट से वो लेस कर देंगे। तो पहले तो था लॉन्ग टर्म से हम पहले करते थे, लेकिन लॉन्ग टर्म का रेट अब 12.5 हो गया, तो पहले हम क्या करेंगे शॉर्ट टर्म 1 से करेंगे, जो मैंने पहले ही बताया था ना, अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर लेना कि भाई जिसका हाईएस्ट रेट है पहले उससे लेस करेंगे। इट विल बी अलाउड टू बी एडजस्टेड फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लॉन्ग टर्म 1 पुराने रेट के हिसाब से तो ये सीक्वेंस बनेगी, नए रेट के हिसाब से पहले 111A आ जाएगा, उसके बाद दोनों में से कोई भी लॉन्ग टर्म ले लो। बट इट विल नॉट बी अलाउड फ्रॉम कैजुअल इनकम। वट इज एचयूएफ इज गिवन इन हिंदू लॉ, इट इज़ नॉट कवर्ड इन द सिलेबस। एक बार रीड करो, बताता हूँ फिर आपको, एक रीडिंग ले लो, डिस्कस करते हैं। अब देखो, आप समझो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, पहले समझना पड़ेगा फिर ये बात समझ में आएगी। लेकिन वो बात इनकम टैक्स एक्ट में बताई नहीं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है वो हिंदू लॉ में बताई हुई है। हिंदू लॉ 4-5 एक्ट को मिला करके हिंदू लॉ बोलते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू ये 4-5 एक्ट के कम्बिनेशन को बोलते हैं हिंदू लॉ। मतलब हिंदू से कनेक्टेड सारे लॉ वो हैं, अलग अलग बना रखे हैं। मैरिज से रिलेटेड अलग है, और सक्सेशन डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी इसको मिलेगी कि उसको मिलेगी कि उसको मिलेगी, डिवीजन कैसे होगा वगैरह वगैरह, सक्सेशन एक्ट। उसके बाद और सारे पार्ट लेकर के अलग बना हुआ है। मुस्लिम्स का अलग बना हुआ है, मुस्लिम्स का अलग है, हिंदूज़ का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है, सबके अलग अलग लॉ बने हुए हैं। भाई तुम्हारा ये रहेगा, तुम्हारा ये रहेगा, तुम्हारा ये रहेगा। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएगा, ये क्या बात बनी, लॉ तो सबके लिए एक ही होना चाहिए। तो ये डिस्कशन आजकल पूरे कंट्री में चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सुना होगा ना आपने, यूनिफॉर्म सिविल कोड। गवर्नमेंट कह रही है नहीं, सबके लिए एक ही रहेगा, हम बनाएंगे। और बहुत सारे लोग कंट्री में कह रहे हैं बना के देख लो, तुम बनाने नहीं देंगे, हमारा तो जो ट्रेडिशन हम तो उसको फॉलो करेंगे। तुम कौन होते इंटरफियर करने वाले? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इस कंट्री में हर पर्सन को अपना रिलीजन, अपना धर्म फॉलो करने की परमिशन है। गवर्नमेंट किसी के रिलीजन में इंटरफियर नहीं कर सकती, ये हर पर्सन का अपना राइट है, जो उसका धर्म है उसको ले। फ्रीडम फॉर रिलीजन फंडामेंटल राइट के अंदर है। यू हैव फुल फ्रीडम विद रिगार्ड टू योर रिलीजन, नो वन कैन इंटरफियर। लेकिन साथ कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है, देयर मस्ट बी ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द एंटायर कंट्री। तो कह रही है ये भी तो लिखा हुआ है इसके अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कह रहे हैं हमने कहा था उस समय तो ऐसी चलने दो अपना अपना, फिर जब सुटेबल टाइम आए तो सबका सेम कर देना। तो कह रहे हैं सुटेबल टाइम आ गया, कोई कह रहा आ गया, कोई कह रहा नहीं आ रहा। तो एनीवे हम बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। थोड़ा और ऐड कर देता हूँ, जैसे मुझे क्लास में कोई नया रूल बनाना है तो मैं आपसे पूछ के बनाऊँ या बिना पूछे अपने दिमाग से बना दूँ, फिर आपको कह दूँ सबको फॉलो करना पड़ेगा। आप बताओ ज़रा मुझे एक बात, अगर मुझे कोई नया, शुड आई कंसल्ट ऑल ऑफ यू या और आई शुड नॉट कंसल्ट? आई मस्ट कंसल्ट। दैट इज़ अ सिस्टम ऑफ लॉ। लॉ कैसे बनता है? बनाया नहीं जाता, लिया जाता है। जैसे आप सब सजेशन दोगे, डिस्कशन होगा, अपने आप क्लास में फाइनल हो जाएगा। उसके बाद जब मैं इम्प्लीमेंट हुआ हर कोई यस कर दे, यस हम तो हमने कहा था, इसमें सर ने क्या किया है। और मैं कल आके आपको बताऊँ अचानक कि ये रहेगा, आपको यार ये क्या मतलब, नहीं मानते जाओ,
कर लो, हमारा क्या करोगे, तो लॉ नहीं बनेगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, हिंदू से पूछो भाई तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए यही रहेगा, मुस्लिम तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए यही रहेगा। तो वो ब्रिटिशर्स कह रहे हैं लॉ बनाने की टेक्निक ही है, आप जो हिंदूज कह रहे हैं आप पूछ के देख लो, मुस्लिम से वो नहीं कहेंगे, मुस्लिम जो कह रहे हैं हिंदू से पूछ रहे, तो बेटर ये रहेगा उनका अलग कर दो, इनका अलग कर दो, इनका अलग कर दो, तो क्या दिक्कत है। तो ये भी एक अप्रोच है। तो आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये क्या बात नहीं, सबके लिए सेम होना चाहिए, तो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। देखिए एक सब्जेक्ट है लॉ में जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस्प्रूडेंस लॉ के अंदर एक सब्जेक्ट है, वो ये बताता है कि लॉ कैसे बनना चाहिए। जिसने जुरिस्प्रूडेंस पढ़ा है उसको समझ में आएगी लॉ कैसे बनना चाहिए। अब मान लो जो बीजेपी के लोग हैं, जो भी पार्ट उसमें है, उसमें से किसी ने भी जुरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ा होगा, उनको ऐसा लग रहा है जो हम कह देंगे वही लॉ है, बस हमने कह दिया तो लॉ है। यूपी में योगी जी कहते हैं जो मैंने कह दिया वो लॉ है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक पूरी प्रोसेस से कोई नहीं निकलेगा और पॉलिटिशियन बन जाएगा, मिनिस्टर बन जाएगा, उससे कंट्री में प्रॉब्लम आएगी। अगर ये कंडीशन लगा दें कि भाई जो भी बंदा एमएलए एमपी का इलेक्शन लड़ेगा उसका कम से कम लॉ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तो लॉ के अंदर 3 साल सारी लॉ की बातें समझाते हैं कि लॉ कैसे बनता है, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, लॉ की स्पिरिट क्या होती है, लॉ का पर्पस क्या होता है, पनिशमेंट क्या होती है, पनिशमेंट क्यों देते हैं, पनिशमेंट कैसे देनी चाहिए, इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, सोसाइटी को जोड़ के कैसे रखें, सोसाइटी को टूटने ना दें, सारी बातें उसमें होती हैं। तो एनीवे मतलब ये बात तो क्लियर होगी, हिंदूज का लॉ अलग है। अब वो क्या अलग है देख लो, वो अलग ये है, एक फैमिली है, मिस्टर एक्स है, फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, मिसिज एक्स है, सन है, डॉटर है, ये एक फैमिली है जिसका रिलीजन हिंदू है। तो ऐसे कोई भी फैमिली हो, सभी को बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हम सबकी फैमिली क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फैमिली में कितने भी मेंबर हो फर्क नहीं पड़ता, जो भी फैमिली जिसका रिलीजन हिंदू है, अगर ये मोहम्मदन है, क्रिश्चियंस है, तो फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिर उनका चलेगा लॉ, फिर ये लॉ नहीं चलेगा। अब इसमें लॉ क्या है, ये जो पर्सन है ये कहलाएगा कर्ता। हिंदू लॉ ये कहता है भी ये जो पर्सन है सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, वो इस पूरी फैमिली को कंट्रोल करेगा। बिकॉज हिंदूज़ में हमने तो यही देखा है, घर का बड़ा जो कह दे, जबकि आज की डेट में आपको पता है इतना वो नहीं है, वो गया ज़माना, घर का बड़ा जो कह। आज के ज़माने में क्या है, बच्चे जो कह दे, उल्टा हो गया ना। घर में पेरेंट्स कहते हैं यार जो बच्चे कहते हैं ठीक है, घर नया बनवाना बच्चों से पूछ लो कैसे बनवाना है, फंक्शन करना है बच्चों से पूछ लो कैसे करना है, वो दूसरी बात है। लेकिन लॉ यही कह रहा है कि और ये क्या कहलाएगा, कर्ता। ये तो नाम आपने भी सुना होगा, कर्ता, मैनेजर, हेड। और ये जो मेंबर है HUF के, वो कहलाते हैं को पार्टनर्स, दे विल बी कॉल्ड। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में क्या कहलाते हैं, पार्टनर, कंपनी में क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर, यहाँ क्या कहलाएंगे, को पार्टनर। अब ये जो बंदा है, इसके फादर ने उनकी डेथ के टाइम पे इनको 100 करोड़ की प्रॉपर्टी दी थी, या 1 लाख की, कितने की भी दी हो, तो हिंदू लोग कहता है जी वो सबकी है। ये कल को कहते मुझे दी थी मैं मालिक, नो, सबका हिस्सा है, अगर ये नहीं दे रहे कोर्ट में ले जाओ। और ये कहलाएगी कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ HUF, दिस इज अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर फैमिली। फादर ने आपको ये प्रॉपर्टी दी है, ये कह के दी है कि जैसे मैंने तुम्हें दी है वैसे तुम आगे दे के चले जाना, फिर वो आगे, फिर वो आगे, फिर वो आगे, एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन चलता जाएगा। ये कह के नहीं दिया है तेरी है भाई, इसमें सबका हिस्सा है। लेकिन जब तक ये फैमिली इकट्ठी रहेगी कोई हिस्सा नहीं मांग सकता, जिसको हिस्सा चाहिए फैमिली छोड़नी पड़ेगी। फैमिली छोड़ के जाओ, अपना हिस्सा मांग लो, नहीं देते तो कोर्ट में चला, कोर्ट आपको हिस्सा दिलवा देगी आपका। लेकिन जब तक ये HUF का पार्टीशन नहीं होता, ये इकट्ठी है, आपको कोई भी इसमें से हिस्सा मांगने का राइट नहीं है। ये सब प्रॉपर्टी इनके पास रहेगी, ये मैनेज करेगा, हिस्सा है मिलेगा नहीं, लेकिन ये डिस्पोज ऑफ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं। अब इससे इनकम आ रही है, मान लो 30 लाख रुपए की। अब आप बताओ, हमारा पॉइंट इनकम टैक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, इस पर टैक्स कौन देगा। क्वेश्चन ये है, प्रॉपर्टी फैमिली की तो इनकम भी फैमिली की, फिर टैक्स कौन देगा, फैमिली देगी। तो रिटर्न किसके नाम में जाएगी, HUF के नाम में रिटर्न जाएगी। दिस इज द इनकम ऑफ द फैमिली टैक्सुअली पेड बाय द फैमिली। तो इसका नाम कैसे लिखा जाता है, कर्ता एंड सन्स। मान लो कर्ता का नाम है सुरेश कुमार, तो लिखा जाएगा सुरेश कुमार एंड सन्स, ब्रैकेट में HUF। कर्ता के साथ में सन्स लिखा जाता है, क्योंकि पुराना सिस्टम बना हुआ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, कभी भी एंड डॉटर्स नहीं लिखा जाता। किसी भी दुकान के आगे लिखा होगा सुरेश कुमार एंड सन्स, दीपक कुमार एंड सन्स, वही नहीं लिखेंगे दीपक कुमार एंड डॉटर्स या दीपक कुमार एंड सन्स एंड डॉटर्स।
पुराना सिस्टम है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इंडिकेट सन को करेंगे। तो एचयूएफ का नाम कैसे लिखा जाता है? कर्ता एंड सन्स, ब्रैकेट में एचयूएफ, रिटर्न फाइल हो जाएगी। अब इसका रेट क्या लगाए? गवर्नमेंट से तो फंस गए, अब भाई 30% लगा दे क्या पार्टनरशिप फर्म का, या कंपनी का 30? चलो छोड़ो, स्लैब रेट ही लगा दो। देखो जो सारे इंडिविजुअल है सब अगर अलग अलग टैक्स भी देते हो स्लैब रेट, तो इस पर स्लैब रेट पे आप टैक्स दे दो। आप जो 4 इनकम है फिक्स रेट वाली में वही रहेगा, रिबेट नहीं मिलेगा। रिबेट इंडिविजुअल की इनकम में मिलेगा, इस पर नहीं मिलेगा रिबेट। बाकी सारे सिस्टम इंडिविजुअल वाले हैं, बस एक ही डिफरेंस है। और मान लो फिक्स रेट वाली इनकम है, नॉर्मल इनकम नहीं है, 3 लाख लेस करते हैं वो भी लेस हो जाएगा, सारा सिस्टम सेम हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा और बात ऐड कर दूँ। दिस पर्सन इज ए डॉक्टर और इसने अपनी अर्निंग की है, उससे प्रॉपर्टी खरीदी है 50 लाख की, वो सबकी कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी। ये सेल्फ एक्वायर्ड है, इसकी जो इनकम है उस पर टैक्स देने की ड्यूटी इसकी है, इसके नाम से रिटर्न जाएगी। तो इसकी अपनी एक रिटर्न जाएगी अपनी इनकम को लेकर के, और एक रिटर्न सबकी जाएगी एचयूएफ के ब्याज पे, रिप्रेजेंट ये करेगा। ड्यूटी कर्ता की है, टैक्स नहीं आया कर्ता को पढ़ लेंगे, गड़बड़ निकली रिप्रेजेंटेटिव ही है। रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कंपनी की रिटर्न नहीं आई डायरेक्टर को पकड़ लेंगे, पार्टनरशिप फर्म की नहीं आई पार्टनर को पकड़ लेंगे, इसकी नहीं आई इसको पकड़ लेंगे। ड्यूटी आपकी है, और इसकी अपनी इंडिविजुअल इनकम है या इसकी अपनी या इसकी अपनी, ये सब अपनी अपनी रिटर्न भरेंगे। एक अपनी अपनी जाएगी इंडिविजुअल इनकम की, एक कॉमन जाएगी कॉमन प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी ये बंदा किसी को दे ना दे इसकी मर्जी है। पहले इसमें भी इनका राइट था, अब गवर्नमेंट ने हटा दिया कि ये आपकी एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन है, आप जिसको मर्जी दो, ना दो अपने बच्चों को, किसी और को दे दो। पहले था ये राइट, अब गवर्नमेंट ने हटा दिया कि बच्चों का कोई राइट नहीं है, पेरेंट्स प्रॉपर्टी दे बच्चों को, ना दे उनकी कोई उनकी मर्जी है। इसमें है, इसमें देना पड़ेगा आपको। ये सेल्फ एक्वायर्ड है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है। तो सारी बातें हिंदू लॉ में है। अब हमारे पास इनकम टैक्स में इतना सा पार्ट आएगा कि एक एचयूएफ है, उसकी इनकम में टैक्स निकालो, तो आप इसको स्लैब रेट पर टैक्स निकाल लो। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन भी दिखाता हूँ आपको, छोटा सा क्वेश्चन देखो आप, पेज 42 पर एग्जाम्पल देख लो। पेज 42 पर ही जितना हमने रीड किया ना उसके एग्जाम्पल। XY एचयूएफ हैज इनकम इसमें 20 लाख। अब देखो ये पूरी एचयूएफ की इनकम है, इस पर टैक्स एचयूएफ देगी, जो बच जाएगा एचयूएफ के लिए यूज होगा। कर्ता है इंडिविजुअल, अब कर्ता की इंडिविजुअल इनकम भी है, उस पर कर्ता अलग से देगा। टैक्स लायबिलिटी एचयूएफ की अलग निकलेगी, कर्ता की अलग। एचयूएफ की आएगी 20 लाख पे, स्लैब रेट पे टैक्स निकाल लो, अच्छी से लगा लो। कर्ता का अलग आएगा, कर्ता का अलग कैलकुलेट कर लो, अच्छी से अलग लगा लो। बस रीड करके देख लो। हिंदू लॉ में ना 5 एक्ट आते हैं। एक आता है हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें मैरिज का सारा पार्ट दे रखा है, मैरिज कैसे होगी, कब माना जाएगा मैरिड है, कैसे डाइवोर्स होगा, डाइवोर्स पे एलिमनी कैसे दी जाएगी। एक है हिंदू सक्सेशन एक्ट कि किसी हिंदू की डेथ हो जाएगी, अगर तो उसने विल बना रखी है तो विल के हिसाब से, अगर विल नहीं बना रखी तो एक्ट में सिस्टम दिया हुआ कैसे कैसे बटेगा। फिर एक हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है कि अगर कहीं पर कोई किसी का गार्जियन बना हुआ है तो उसकी क्या ड्यूटी है। फिर एक हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, अगर किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करना है किसी हिंदू ने तो क्या सिस्टम रहेगा। और एक है हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अगर हिंदू कोई प्रॉपर्टी को बेचेगा तो उसमें उसकी फैमिली का हिस्सा होगा नहीं होगा क्या होगा। तो ये 5 एक्ट को मिला के बोलते हैं हिंदू लॉ। 5 अलग अलग पार्ट है। मेन पार्ट क्या होता है फैमिली में, मैरिज का या डाइवोर्स का या बच्चों का या अडॉप्शन का या प्रॉपर्टी बंटने का, ये झगड़े होते हैं घर के अंदर या ये बातचीत होती है। तो सबको लेके गवर्नमेंट ने 5 एक्ट बना दिए कि भाई लड़ना नहीं है आपस में, डिस्प्यूट होने लगे एक्ट में पढ़ लो क्या लिखा है, जो एक्ट में लिखा है उसके हिसाब से हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा एक पर्सन ने अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की विल बना दी, भाई मेरी डेथ के बाद ये इनको दिया जाएगा। वो मान लो विल नहीं बनाई तो कौन लेगा,
तो वो फिर एक्ट में देखना पड़ेगा, उसमें एक्ट में दे रखा है इसका डिवीजन कैसे होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सीधी सीधी जो बच गए मेंबर उनकी प्रॉपर्टी है, प्रॉब्लम इसी में है। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे होगा इसमें सिस्टम दे रखा है, उस सिस्टम से होगा। मान लो इनके बच्चे ना हो तो फिर भाइयों को मिलेगा, मान लो भाई ना हो तो, या उनके पहले बच्चे डेथ होगी तो उनके बच्चों को मिलेगा, मान लो वो ना हो तो फिर उनके बच्चों को, फिर इसके बच्चों को, पूरा ऐसे बना रखा है। 30-40 रिलेशन बना रखे हैं कि पहले इनको मिलेगा, ये नहीं है तो फिर इनको मिलेगा, ये नहीं तो इनको मिलेगा, और कोई नहीं है तो गवर्नमेंट को मिलेगा। मान लो कई बार पूरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया, पूरी फैमिली मारी गई, तो सब गवर्नमेंट का है, तो उससे जब इनमें से कोई नहीं बचेगा तो वो सब हमारा हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ले जाएगी उसको। ठीक है, अब देखो डाउट है, डिविडेंड इनकम उसमें हाँ मिलती है। जो फिक्स रेट वाली इनकम होती है ना, उस पर नहीं मिलती, स्लैब रेट वाली पे सब पे मिलती है। कैजुअल इनकम फिक्स रेट वाली है, नहीं मिलती है ना, नहीं होता। हाँ होता है, क्योंकि कैजुअल इनकम नेगेटिव इनकम है, तो प्रोविजन स्ट्रिक्ट है। डिविडेंड इनकम तो नेगेटिव नहीं है, हैं बोलो। डोनेशन दी है, आप एक इंडिविजुअल हो और आपने एडमिशन लेने के लिए डोनेशन दिया है या वैसे डोनेशन दी है? देखो दोनों में फ़र्क है। जब आप एजुकेशन के लिए देते हो तो वो डोनेशन ही है, दैट इज पेमेंट ऑफ फी ओनली। आप डोनेशन वर्ड यूज़ करते हो, कंसिडरेशन है ना, जब कंसिडरेशन होता है तो डोनेशन नहीं होता। आप एडमिशन ले रहे हो, कंसिडरेशन इज देयर एंड यू आर मेकिंग पेमेंट, तो वर्ड डोनेशन नहीं होता, फिर उसको फीस माना जाएगा, तो ट्रीटमेंट फीस का होगा। और मैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशन दे दूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई कंसिडर, तो वो डोनेशन माना जाएगा, उसका ट्रीटमेंट अलग है, इसका ट्रीटमेंट। इन आइदर केस ये आपके पास पैसा कहाँ से आया गवर्नमेंट को आपको बताना है। तुमने डोनेशन दे दी, हाँ तो मैं कहता रहा हूँ 2 टाइप के डोनेशन है ना, जो तुम डोनेशन दे रहे हो 2 टाइप के हैं। एक तो मतलब से डोनेशन दिया, वो डोनेशन है ही नहीं, वो तो फीस है। एक बिना मतलब के दिया, वो डोनेशन है। ट्रीटमेंट क्या है, इन आइदर केस ये हो या ये कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 लाख कहाँ से आया बताओ, आपने कहा मेरी इनकम है, आपने टैक्स दिया है, फाइन, बात खत्म होगी। मेरी इनकम है, मैंने टैक्स दे दिया, अब इसका जो मर्जी करूँ, मेरे से कोई नहीं पूछ सकता, चाहे मैं डोनेशन दे दूँ, चाहे मैं फीस दे दूँ, चाहे मैं ये कर दूँ, चाहे वो कर दूँ। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ मनी। एप्लीकेशन मनी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। एप्लीकेशन कब बनती है, व्हेन फर्स्ट यू हैव पेड द टैक्स। विदाउट मेकिंग पेमेंट टैक्स वी आर नॉट अलाउड टू यूज़ द मनी। गवर्नमेंट से पहला राइट हमारा, पहले हमारा हिस्सा निकालो, अब जिसको जो करना करो, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। एप्लीकेशन मनी, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन मनी है। एप्लीकेशन मनी में आप कुछ भी कर लो, आप पार्टी करो, आप घूमने जाओ, आप खाओ पियो, किसी को दो, ये करो वो करो, एप्लीकेशन में आपका पैसा उड़ाओ। आप गौ से आपने हमारा हिस्सा दे दिया, बात खत्म हुई। हमारा 30% होता है, सरचार्ज लगा लो, 1/3 मोटा मोटा गवर्नमेंट का मान लो। जो मोटी मोटी अर्निंग करने वाले हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, मान के चले भी 1/3 गवर्नमेंट का है, बाकी 2/3 हमारा, हम जो मर्जी करें, 2/3 जो मर्जी करें, ठीक है। असली बात क्या है, असली बात है आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया कि नहीं दिया, वो देखे जो मर्जी हो। जो 2 नंबर का पैसा होता है वो क्या करता है, पब्लिक छुपा लेती है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देती, फिर वो खर्च करते हुए पकड़ में आ जाए, फिर गवर्नमेंट अच्छे से पकड़ लेती है। एग्जाम्पल दूँ, 1 करोड़ रुपये मैंने अर्न किया, टैक्स मैंने नहीं दिया, ठीक है, छुपा लिया कैश, सन डॉटर की मैरिज पे खर्च कर दिया। जहाँ भी ये खर्च होता है ना, सन डॉटर की मैरिज पे 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, सारा 2 नंबर से खर्च होता है। 1 नंबर अर्न करने में भैया दोनों हाथ खड़े हो जाते हैं। इंसान कहता है मेरे हाथ खड़े हो गए, दिन रात मैंने काम किया और इतना गवर्नमेंट को दे दिया, बचे पैसे को मैं लुटा दूँ, मैं कैसे लुटा दूँ भाई, किसी भी हालत में नहीं लुटाएगा बंदा। 1 नंबर का पैसा कभी लुटाया 100 बार सोच करके खर्च करेगा, क्योंकि उसे पता है कितनी मेहनत मैंने की है। वो 2 नंबर का होता है जो फ्री में लिया, वो ब्राइब ले लिया, कोई और काम से ले लिया। अब वो 2 नंबर का जो घर में रखा कैश, डर लगता रहता है कहीं गवर्नमेंट सर्च ना कर ले, यार मारे जाएंगे, इसको जल्दी जल्दी खर्च कर दो। तो हमें जल्दी लगी रहती है, इसको खर्च करो खर्च करो खर्च करो। अरे सन डॉटर की मैरिज करने, लुटा दो सारा, 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़, क्या पता गवर्नमेंट को। नहीं, गवर्नमेंट को राइट है, जब फंक्शन चल रहा है, फंक्शन के चलते हुए बीच में नहीं आएंगे। जैसे ही फंक्शन खत्म होगा, विदाई होगी, तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट घुस जाएगा, हर एक को पकड़ लेंगे। जो सामान है, ये है, वो है, बिल वगैरह, शामियाना वगैरह, कैटर, ये वो सारा हिसाब किताब करके निकाल लेंगे कितना बना। हाँ जी 4 करोड़, बताओ कहाँ से आया, डिटेल दिखाओ जरा किधर है। 500 करोड़ खर्च किया था,
डी शिव कुमार ने, जो कर्नाटका का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, 500 करोड़ अपनी डॉटर की मैरिज में, और उसके मैरिज ख़त्म होते डिपार्टमेंट एंटर कर गया, सारा हिसाब किताब टोटल करके दे दिया, 500 करोड़ है। बताओ कहाँ से आया? वो केस अभी चल रहा है उनका, कोर्ट के अंदर केस है। टैक्स दो, इंटरेस्ट दो, पेनल्टी दो, 7 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है, 7 साल जेल जाएगा। वैसे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वहाँ का। तो यानी मैं मतलब ये 2 नंबर वाले पे गवर्नमेंट से हम पकड़ लेंगे, 1 नंबर वाला जो मर्जी करो, 1 नंबर वाले में कोई डर नहीं। 2 नंबर वाला इन्हीं कामों में जाता है। या फिर मैं गिफ्ट का अगला चैप्टर आएगा तो बताऊंगा, प्रॉपर्टी में यूज होता है। 2 नंबर प्रॉपर्टी में एडजस्ट होता है, या तो प्रॉपर्टी में एडजस्ट कर लो या फिर लुटा दो। लुटाने का मतलब यही है, खर्च दो, इतना अमाउंट, इतना अमाउंट, इतना अमाउंट। ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी क्लास में बता दिया था, आपने लेट ज्वाइन किया होगा, पहले वाले लेक्चर नहीं देखे होंगे। मैंने बताया था ना, मान लो प्रॉपर्टी खरीद ले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिटेल मंगवा लेता है, बैंक में डाल दे डिटेल बनाता है। हाँ तो वो लेक्चर आप देख लो एक बार, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। क्योंकि अगर कोई भी लेक्चर बीच में मिस कर दिया ना, वो सीक्वेंस टूट जाएगी। किसी भी हालत में आप में से किसी को भी कोई लेक्चर नहीं छोड़ना, क्योंकि उसका रेफरेंस आएगा और वो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। उसका सिस्टम मैंने पूरा बताया हुआ, उसमें एक बार लेक्चर में देखना, वहाँ से डिटेल मंगवाते हैं, डिटेल मंगवा के पता लगता है, चाहे प्रॉपर्टी का हो चाहे बैंक का, उसको बता दिया था ना मैंने क्लास में, वो डिटेल में वो लेक्चर देख लेना। लेक्चर मतलब आप ऐसा करने से मान लो क्लास मिस हो जाए ना तो कोई बात नहीं, लेकिन लेक्चर छोड़ना मत किसी भी हालत में। इसका रेफरेंस 4 क्लास के बाद आ जाएगा, 6 बाद आ जाएगा, 10 बाद आ जाएगा, 15 बाद आ जाएगा, और वहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा अगर लेक्चर मिस किया होता। क्योंकि बच्चे एब्सेंट है, अभी भी करीब 7-8 बच्चे और हैं जो अभी एब्सेंट है, वो कोई बात नहीं, लेकिन लेक्चर मत छोड़ना, लेक्चर जो देखो, ठीक है, वो उसमें देखो कवर हो जाएगा कोई डिटेल में। और देखो और डाउट पूछो। अब देखिए इसमें आगे 87A का नहीं मिलेगा। और नहीं, और किसी सेक्शन में तो रिबेट होता ही नहीं, रिबेट एक में ही होता है। ये भी पहले वाले पार्ट में कवर है, ये आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन है 87A की रिबेट की। और किसी सेक्शन में रिबेट होता ही नहीं, एक में ही होता है, वो नहीं मिलेगा। मतलब लेक्चर तो आप एक भी नहीं छोड़ सकते। अकाउंट्स में क्या होता है, एक चैप्टर चल रहा है, दूसरा आ गया, पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है। हमारा पूरा इनकम टैक्स एक्ट एक चैप्टर है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, दूसरा शुरू होएगा, पहले वाला सारा बीच में गुजरा होगा, तीसरा शुरू होएगा, पहले वाले दोनों बीच में आ रहे होंगे। पूरा का पूरा एक चैप्टर है, मतलब आप किसी भी हालत में एक भी लेक्चर मिस नहीं कर सकते, और लेक्चर में से कोई पार्ट भी मिस नहीं कर सकते। मान लो कोई किसी क्लास में 10 मिनट लेट आया, आगे का हिस्सा छोड़ दिया, वो आगे का हिस्सा भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। 10 व्यूज़ हमने इसीलिए दिया है कि जैसे जो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो भी एक बार दोबारा देख लो, नहीं माइंड में सेट होता, इतनी सारी चीज़ें हैं, वो भी एक बार दोबारा फिर देख लो स्टार्टिंग से। बाद में देखोगे तो बड़ी मुश्किल है, इतना इकट्ठा हो जाएगा, पूरा बल्क संभलेगा ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्रुप 1 के अंदर टैक्स ही है, और किसी सब्जेक्ट में उतनी प्रॉब्लम नहीं, टैक्स में प्रॉब्लम है, क्यूमुलेटिव है, सारा इकट्ठा होता चला जाएगा। तो बिल्कुल आपको देखना है, अगर किसी क्लास में 10 मिनट भी मिस हो जाए ना, वो पार्ट भी देख लेना, छोड़ना मत, क्योंकि मुझे पता है ना बाद में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। जैसे 10-15 क्लास निकल जाएंगे ना, फिर देखना आप, तो मैं आपको पूरा जो बात करूँगा पीछे कहीं कवर हुई होगी, उससे कवर होके ऐड होके आएगा, देख लो एक बार, छोड़ो मत कंप्लीट। इसीलिए पहले हम 7 डेज़ क्लास लगाते थे, फिर मैंने 4 डेज़ इसीलिए की। बच्चे बोलते हैं सर पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, बताओ क्या करें। तो मैंने कहा ये बात भी ठीक है भाई, चलो 4 डेज़ रख लो, 3 दिन आपको पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। उसके बावजूद भी फिर बच्चे बीच बीच में एक आध बार छुट्टी करवाते हैं कि सर अब ज़्यादा हो गया, इकट्ठा हो गया, एक दिन छुट्टी कर दो पढ़ने के लिए घर में। तो 4 दिन तो ठीक है, 3 दिन मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए, काफ़ी है। नहीं मतलब लगातार लगना पड़ेगा भाई, ये बात तो है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, राइट ए नोट ऑन कंप्यूटर टैक्सेबिलिटी ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन पर्सन, टैक्सेबिलिटी ऑफ BOI AOP। Body of individual means a group of individual which is neither a company nor a partnership firm. If it is registered in some other act, it will be called incorporated BOI, for example trust, etc. If such a group includes persons other than individuals also, it will be called AOP. In general, normal income shall be taxed at the normal slab rates, but rate may change as per 116B, not covered in syllabus. Surcharge same, वो individual वाला,
सरचार्ज 25% वाला वंस अगेन 4 इनकम को छोड़ के डिडक्शन मिल जाएगा। एक बार रीड कर लो, मैं बताता हूँ फिर इसका मीनिंग। देखो अब इसका मीनिंग, मैंने एक पार्टनरशिप हम बनाई इनके साथ, 50 लाख तो इन्होंने लगाया, 50 लाख मैंने लगाया, और हमारी इनकम है, उस पर टैक्स देना, क्या रेट लगेगा टैक्स का? आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हमें एडवाइस दो। नॉर्मल इनकम है हम दोनों की, पार्टनरशिप हम की, क्या रेट लगेगा? 30%। कोई डाउट वाले में सोचने की जरूरत नहीं, फटाक से आंसर आना चाहिए। 30%। 30% का टैक्स दे दिया, जो पैसा बचा वो हम दोनों ने बांट लिया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, क्या दोबारा भी टैक्स देना है? देखो पार्टनरशिप फॉर्म है, इनकम है 1 करोड़, 30% टैक्स मान लो, सरचार्ज इसी छोड़ो, हम तो प्रिंसिपल समझना है, बाकी रहेगा 70 लाख। 35 लाख दोनों ने बांट लिया, बताओ इस पे टैक्स देना है? क्या हम दोनों पार्टनर्स को अपने अपने हिस्से पे टैक्स द्वारा देना है? नहीं, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर आपको भी पता है, दे आर द सेम पर्सन। प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है, वो तो एक ही पर्सन है, तो उसे नहीं आपको नहीं देना। आप एक बार दे दिया, बात खत्म होगी, ठीक है। अब मान लो एक कंपनी है, हमने कंपनी बनाई, बना सकते हैं 2 पर्सन कंपनी या नहीं? हम तो कंपनी कोई सी भी कंपनी हो, अब तो सिंगल पर्सन भी बना सकता है, 1 पर्सन कंपनी भी अलाउड है, पहले 1 पर्सन नहीं थे, अब अलाउड है। तो दोनों ने कंपनी बनाई, सेम सिचुएशन है, टैक्स दे दिया, शेयर होल्डर है, आधा आधा कर लिया, क्या टैक्स देना है? अब देना है, बिकॉज शेयर होल्डर की एंटिटी कंपनी से डिफरेंट होती है। शेयर होल्डर इज डिफरेंट, कंपनी इज डिफरेंट। शायद आपने केस स्टडी किया सोलोमन एंड सोलोमन वाला, क्या केस स्टडी? सोलोमन एंड सोलोमन का केस, कि कंपनी अलग है, पार्ट ये शेयर होल्डर अलग है, ठीक है। इसीलिए कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, जो शेयर होल्डर है उसके पर्सनल एसेट को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो कहेगा वो तो कोई और है, मैं नहीं जानता उसको, वो कंपनी की लिक्विडेशन होगा तो मैं क्या करूं? जबकि ये कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, शेयर होल्डिंग के बेस पे डायरेक्टर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट हुई है मैक्सिमम वो डूब जाएगी, यहाँ देना पड़ेगा। तो कंपनी के केस में 2 बार टैक्स लग जाता है, पार्टनरशिप फर्म में 1 बार लगेगा, बिकॉज दोनों सेम है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो उससे वो आपकी मर्जी है, आप कंपनी बना लो, आप पार्टनरशिप फर्म बना लो, वो आपकी मर्जी है। तो फिर तो भाई हर कोई कंपनी बनाएगा, बोलो। लेकिन कंपनी की फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा है, दुनिया कंपनी लॉ कोई काम ही नहीं करने देता, इसकी रिपोर्टिंग करो, उसकी रिपोर्टिंग करो, ये क्यों किया, वो क्यों करा। अरे पैसा हमारा, उसे पैसा तुम्हारा नहीं है, पैसा पब्लिक का है। कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है, ये पब्लिक है, जनरल पब्लिक का पैसा, हम ध्यान रखेंगे, गड़बड़ तो नहीं कर देता हूँ, इसलिए कंपनी लॉ कोई काम नहीं करने देता। वो कह रहा है शेयर होल्डर तुम्हारे है, लेकिन हमारे लिए कौन है? जनरल पब्लिक है, दे आर डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस है कि बंदा कुछ नहीं कर पाता, इसलिए बंदा कहता है यार ठीक है पार्टनरशिप हम भी बना लेते हैं, टैक्स लायबिलिटी अनलिमिटेड जरूर हो जाएगी, लेकिन टैक्स से बच जाएंगे, फॉर्मेलिटी से बच जाएंगे, लेकिन रिस्क रहेगा। अनलिमिटेड का मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, पर्सनल एसेट भी बिक सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, बता दिया था ना ये मीनिंग आपको मैंने, ठीक है। अब मैं इससे आपको BOI बताऊंगा जो अभी रीड किया है, अब इससे बनाएंगे।
वंस अगेन मैंने इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, 50 लाख 50 लाख, ना तो हमने पार्टनरशिप बनाई ना हमने कंपनी बनाई और प्रॉफिट आ गया। अब बोलो क्या कहोगे आप हमें और क्या लगाओगे टैक्स? मुझसे तुमने कुछ नहीं बनाया, हमने कहा कुछ नहीं बनाया, तो फिर क्या कही तुम्हें? हमने कहा हमें क्या पता, तुम देखो क्या कहे। मुझसे जैसे नज़र आ रहे वही तुम्हारा नाम, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल और ग्रुप हो। टैक्स का रेट क्या लगाए? मुझसे आपने हमें फंसा दिया, समझ में नहीं आ रहा पार्टनरशिप में लगाए, कंपनी का लगाए कि इंडिविजुअल का लगाए। हमने कहा जी एचयूएफ में तो आप इंडिविजुअल का लगाते हो, तो उसे चलो तुम्हारा भी इंडिविजुअल का लगा देंगे, बस इंडिविजुअल का लगा लो। तो इसको बोलते हैं बीवाई। रियल लाइफ में मिलेंगे? इन जनरल नो, रेयरली मिलेगा। रेयरली देखो कैसे मिलेगा, हम दोनों भाई, पहले लगाओ पार्टनर, बिजनेस में पैसा कंट्रीब्यूट हुआ तो इन्होंने कहा जी ऐसा करते हैं पार्टनरशिप हम बना लेते हैं, पार्टनरशिप डीड बना लो, कल को कोई झगड़ा होगा तो कोर्ट में निपट लेंगे। मैंने ठीक है बना ले भाई। फिर हमने कहा नहीं कंपनी बना लो, डिस्प्यूट हुआ तो कंपनी लो आए। लेकिन अब दोनों हम भाई हैं, दिल में इनके भी है कि राइटिंग में एग्रीमेंट हो, दिल में मेरे भी है, ना मैं बोल रहा हूँ ना ये बोल रहे हैं, क्योंकि भाई का रिलेशन खराब हो जाएगा। तो ये बीवाई ज़्यादातर कहाँ होती है? क्लोज रिलेशन में होती है, दिल में सबके होती है, बोलता कोई नहीं। ऐसा है या नहीं है भाई? मान लो रिश्तेदार है, वहाँ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो हर रिश्तेदार के दिल में है यार कल को झगड़ा हो गया तो उसने बेईमानी कर ली तो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट कहेगा कॉन्ट्रैक्ट लाओ, कॉन्ट्रैक्ट कोई है ही नहीं। पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनरशिप डीड है या ऊपर से एक्ट तो है ही, एक्ट हेल्प करेगा, यहाँ कोई एक्ट नहीं। तो उसे भाई वो तुम देख लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको क्या कहेंगे? बीवाई, किसी भी एक्ट की बैकिंग इसके ऊपर नहीं है। डिस्प्यूट होने पर कोर्ट सीधा भगा देगा, वो कहेगा जब कोई एक्ट तुम्हारे ऊपर लग नहीं रहा, कोई कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा है, तो हम क्या करें, हमें क्या पता क्या था क्या नहीं था, आपस में निपट लो। तो होती है बीवाई नॉट कॉमन। रेट क्या लगेगा? इंडिविजुअल का। अब लेट्स सी, हम दोनों को काम करते देखे, कंपनी ने कहा जी हमें भी बीच में मिला लो। ये तो अजीब कॉम्बिनेशन है, दो इंडिविजुअल और एक कंपनी, तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन उससे एज पर लॉ हमें कोई इतराज नहीं, कर लो आप। तो इसको अब क्या कहें? बीवाई कहेंगे तो प्रॉब्लम है, बीच में कंपनी है, तो इसको क्या बोल देंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब इसका टैक्स क्या लगाएं? टैक्स रेट कंपनी का लगाएं कि इंडिविजुअल का लगाएं? उससे कॉम्बिनेशन ऐसा बना दिया, तो एक सेक्शन है 167B, उसमें सारे कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। ऐसा हुआ तो ये, ऐसा हुआ तो ये, वैसा हुआ तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसका जस्ट मैंने सेंटेंस लिखा है। फिर आप 167B में जाना, वो बताएगा आपको, अपनी सिचुएशन बताना, उसका सोल्यूशन वहाँ दिया होगा। ठीक है, रीड करके देख लें। हाँ हाँ बिल्कुल, इसका अलग, इसका अलग। जो इससे इनकम आएगी वो तो यही टैक्स देगी। उसके बाद जब ये डिविडेंड लेगा, डिविडेंड के ऊपर देगा, बिकॉज दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। और आपको ये नहीं करना, प्रोप्राइटरी कंसर्न बना लो, बोल से किसने मना किया है, लेकिन आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। जैसे मेरा केस है, मैं प्रोप्राइटर हूँ, कल को कोई लाइबिलिटी आएगी, सारी लाइबिलिटी के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। चाहे मेरे पर्सनल एसेट बिक जाए, गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी। चाहे पर्सन को अरेस्ट करना पड़ जाए, गवर्नमेंट छोड़ेगी। जैसे मान लो अभी जो कोचिंग में हुआ, IAS वाली कोचिंग में 3 बच्चों की डेथ हो गई, ठीक है। मान लो ये कंपनी है, कंपनी की कैपिटल है सपोज करिएगा 20 करोड़, तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट क्या कर लेगी कि जी इनको 20 करोड़ का कंपनसेशन दे दो, इन बच्चों में पैसा बांट दो। इसके अलावा डायरेक्टर की पर्सनल प्रॉपर्टी है 200 करोड़ की, उसको हाथ नहीं लगा सकते। वो कहेगा जी कंपनी के ब्याह पे सब कुछ था, कंपनी में जो कुछ है ले लो, मेरे को हाथ नहीं लगा सकते आप। और ये हो प्रोप्राइटर, और कोर्ट ने कह दिया 50-50 करोड़ तीनों बच्चों के पेरेंट्स को दो, पर्सनल एसेट बिक जाएंगे। पूरा नहीं पड़ा तो जेल डाल दो, इम्प्रिजमेंट। या तो पैसा दो या बदले में इतने साल की जेल जाओ, बोलो क्या चाहिए। या तो पैसा मार्केट से उधार मांग के दे दो, रिश्तेदारों से लेके दे दो, जेल से बच जाओगे, वरना जेल में जाओ। तो बड़ा खतरनाक काम है। उससे बेटर है कि भैया इस पर टैक्स दे दो, डिविडेंड पे भी टैक्स दे दो, समझदारी सी में है। ये बाई चांस भाई लाइबिलिटी का क्या पता कब क्या हो जाए, किस पे क्या आ जाए। मुखर्जी नगर में नहीं देखा था आपने, आग लगी थी कोचिंग सेंटर में,
बच्चे वहाँ से जंप करें चौथी मंजिल से, वहाँ से जंप करके के, चांस की बात है किसी की डेथ नहीं हुई। डेथ होने पर कोर्ट कंपनसेशन फिक्स करता है कितना देना है, देना पड़ेगा उसको। उसका हिसाब होता है कि जी जिसकी डेथ हुई है वो अपनी पूरी लाइफ में इन जनरल कितना अर्न करता, उतना पेमेंट दो। कैलकुलेशन होता है उसका कि जी लगभग ये अपनी पूरी लाइफ में कितना अर्निंग करता, उसके हिसाब। कोर्ट का अपना सिस्टम होता है, काफ़ी मेथड से कैलकुलेट करते हैं कि जी एक्चुअल लॉस, रियल लॉस कितना है, जितना लॉस हुआ कंपनसेट कर दो। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टोर्ट। लॉ ऑफ टोर्ट मीन्स जो नुकसान हुआ भरना पड़ेगा, लॉ ऑफ टोर्ट। तो लॉ ऑफ टोर्ट के अंदर प्रिंसिपल्स हैं कैसे डिसाइड होगा, देना पड़ेगा। तो टैक्स के चक्कर में कई बार लोग ऐसे फंस जाते हैं, बेटर है टैक्स दे दो चुपचाप। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने ओपीसी स्टार्ट किया। भाई मान लो मैं प्रोप्राइटर हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं तो बनाना चाह रहा हूँ कंपनी, आप मुझे अकेले को बनाने नहीं देते, मैं किसी को बीच में कैसे ले आऊँ, मेरा प्रॉफिट है मैं लूँगा, और अगर शेयर है उसका रेट बढ़ेगा तो मैं लूँगा, मैं किसी को बेनिफिट क्यों दूँ, वो से एग्रीड, तुम बना लो भाई। ओपीसी का कंसेप्ट क्यों आया, इसलिए तो आया। मैं किसी को अपने शेयर क्यों दूंगा भाई, तो मैं तो अपना खुद कंट्रोल करूँगा, सब कुछ अपने पास रखूँगा। मैंने भाई 30 ईयर में इसको ग्रो किया यहाँ तक, तो उसे एग्रीड। और अगर आपको फैमिली मेम्बर को मिलाना है मिला लो। पहले लोग फैमिली मेम्बर को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को मिलाते थे, मुझसे अगर आपको फैमिली मेम्बर को भी नहीं मिलाना ना मिलाओ, आप अकेले कर लो। तो गवर्नमेंट ने फेवर किया भाई ठीक है, जो लोग ऐसे करना चाहते हैं वो ऐसा कर ले। अब मेरे बेटे की जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, 1% कंपनी है, उसके अंदर जितना भी बिजनेस है उसकी अर्निंग में पहले टैक्स देते हैं, फिर वो डिविडेंड लेता था उस पर, तो उसका वे आउट हमने क्या निकाला, तुम डिविडेंड लो ही मत, उसको जनरल रिजर्व में पड़ा रहने दो, खत्म बात। क्यों डिविडेंड लेना, नहीं लेता डिविडेंड, जनरल रिजर्व में पड़ा रहने दो, एफडी बनवा दो जनरल रिजर्व की, वो पैसा भी तो हमारा ही है, सालों साल चलता जाएगा, डिविडेंड मत उठाओ। तो वो तो वे आउट बहुत होते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ टैक्स इतना वास्ट है पूछो मत। हर स्टेज पे सीए की जरूरत इसलिए है कि हर सिचुएशन के अंदर सॉल्यूशन है, इसमें ये कर दो, इसमें ये कर दो, इसमें वो कर दो, इसमें वो कर दो, इसमें वो कर दो, इसमें वो कर दो। और तरीके हैं, 1% कंपनी है, झूठे एक्सपेंसिव डेबिट कर दो, दुनिया भर के झूठे एक्सपेंस डेबिट हो जाते हैं, मैं आपको बात बताऊँगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। और जो झूठे एक्सपेंस डेबिट करके पेमेंट हुई है वो पेमेंट खुद ले जाओ, वो शो ये होगा कि पेमेंट किसी और को दी है, पेमेंट खुद ले जाएंगे। वो मैं अभी 2-4 क्लास में आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा, अभी एकदम से उतना कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा, पूरा बता दूंगा आपको, ये कैलकुलेट होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो टैक्स नहीं देंगे, टैक्स बदले, वो तो मैं वैसे बता रहा हूँ प्रिंसिपली। भाई ये प्रोप्राइटर वाली कहानी बड़ी खतरनाक कहानी है। वो 3 बच्चों की डेथ का मतलब है 50 करोड़ भी दिलवाए कोर्ट, 150 करोड़ हो गया, पूरी लाइफ में नहीं अर्न किए होंगे। जो देखो ग्रॉस रिसिप्ट अलग होती है, नेट इनकम अलग होती है। मान लीजिएगा हम यहाँ 1 करोड़ बच्चों से फीस ले, तो 1 करोड़ इनकम थोड़ा है, 50 लाख तो सीधा सीधा खर्चा है ही है, 50%। तो 50 लाख बचा, उसमें से 15 लाख का टैक्स है, तो नेट कितना बचा, 35 लाख। पब्लिक को क्या नजर आएगा, करोड़ों रुपये अर्न कर रहे हैं, 35 लाख बचा, 10 सालों में कितना अर्न कर लिया भाई, 35 लाख इंटू 10, 3.5 करोड़। कंपनसेशन देना पड़ गया 50 करोड़, कहाँ से देंगे, पूरी लाइफ की अर्निंग गई, पूरी लाइफ का टोटल कर लो, पूरी लाइफ का टोटल खत्म हो जाएगा। वो ऐसे लगता है कि लोग क्या है, ग्रॉस रिसिप्ट को देखते हैं, जी इस मूवी के अंदर 400 करोड़ का बिजनेस किया, अरे वो तो ग्रॉस अमाउंट है 400 करोड़, खर्चे कहाँ गए, सारे खर्चे निकालोगे तो 400 करोड़ में 20 करोड़ 30 करोड़ बचेगा प्रोड्यूसर के पास। देखने में सारी फिगर उसके 400 करोड़ का बिजनेस, 600 करोड़ का, 800 करोड़ का, प्रोड्यूसर से पूछो मेरे पास तो 30 करोड़ आया है, बाकी पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, तो देना पड़ेगा भाई इधर डिविडेंड, डिविडेंड लेंगे तो यार डिविडेंड ना लो, जनरल रिजर्व में पड़ा रहने दो। ठीक है, एक बार वो रीड कर लो डाउट। और पूछो इसमें कोई डाउट। देखो एग्जाम में आपसे ना तो कोई बीओआई पूछेगा, ना आपसे ओपी पूछेगा, ना आपसे एचए पूछेगा, ना पार्टनरशिप फॉर्म पूछेगा, ना कंपनी, सिर्फ इंडिविजुअल। एग्जाम में खाली इंडिविजुअल पूछते हैं, पूछने कोई पूछ रहे, पूछता कोई नहीं है। जिसको इंडिविजुअल का पता है ना उसको बाकी सबका पता होगा, क्योंकि सारी कहानी किसमें थी, इंडिविजुअल में, इनमें तो है ही कुछ नहीं। तो सी इंस्टीट्यूट से किसे जरूरत क्या है इनको पूछने की, इंडिविजुअल पूछ लो। अगर उसे इंडिविजुअल आता है मान के चलो उसे सब आता है,
जो सारा प्रॉब्लम किस में थी, इंडिविजुअल में, इनमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, डाउट देख लो आप। आगे देखो, लोकल अथॉरिटी, राइट ए नोट ऑन कंप्यूटर टैक्सेबिलिटी ऑफ लोकल अथॉरिटी, टैक्सेबिलिटी ऑफ लोकल अथॉरिटी। In order to maintain in town or city, there is always some authority responsible, and such authority is called local authority. MCD in Delhi, such authority is allowed to collect house tax with regard to every type of house property, and also some other taxes are collected by such authority. In general, income of such authority is exempt from income tax under section 1020, but if such authority is doing any business, income is taxable. Just like partnership firm, deduction under ETC to 80 shall be allowed in all manner. बस इतना रीड कर लो एक बार। देखो अब इसका मीनिंग देखिए, दिल्ली को कौन मेंटेन करता है? दिल्ली को कौन मेंटेन कर रहा है? एमसीडी। कितने स्टूडेंट लगता है एमसीडी? कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि एमसीडी कंट्रोल कर रही है दिल्ली को? किसी को लगता है कोई और कंट्रोल कर रहा है? मेरे कहने का मतलब है कौन और कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कौन? तो तीनों कैसे कंट्रोल करेंगे? एक गाड़ी में 3 ड्राइवर, एक्सीडेंट होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, इनकी ना तीनों की पावर डिवाइड कर दी कि भाई ये वाला काम तू करेगा, ये वाला तू करेगा, ये वाला तू करेगा, और आपस में लड़ोगे नहीं, और कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट तुम ये काम करोगे, स्टेट लिस्ट स्टेट तुम ये करोगे, और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों कर सकते हो, और एमसीडी का लोकल अथॉरिटी बोलते हैं उसका अलग से दे दिया तुम ये काम करो। जैसे मान लीजिएगा दिल्ली की छोटी गलियां हैं, उनको एमसीडी कंट्रोल करेगी, सड़कें बनाना, लाइटिंग, सफाई, नालियाँ वगैरह वगैरह। बड़ी रोड जैसे मधुबन चौक वाली, ये अपनी सेंटर के आगे वाली, ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। रिंग रोड दिल्ली गवर्नमेंट। बड़ी रोड को सारा कंट्रोल, सारी रोड बटी हुई है, ये इनकी। हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लो यहाँ से कोई हाईवे बना रहे हैं, दिल्ली से जाएगा मुंबई तक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी। जितने भी यहाँ से हाईवे निकलेंगे उनको ये संभाल लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। एमसीडी के पास छोटी गलियाँ हैं, उनका सारा, बड़ी रोड सारा दिल्ली गवर्नमेंट, उनकी जिम्मेवारी है बड़ी रोड को सारा संभालना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हाईवे बनाना है पैसा, दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है रिंग रोड बनाना, ये बनाना है पैसा, एमसीडी कह रही है छोटी सड़कें देखनी है पैसा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा तुम भी टैक्स लगाओ, तुम भी टैक्स लगाओ, तुम भी टैक्स लगाओ, तीनों टैक्स लगाओ अपने अपने। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट सारा तुम ले जाओ, जो हम डिस्कस कर रहे हैं तुम अपनी पॉकेट में डालो। जीएसटी आधा आधा बांट लो, 50-50, आधा तुम्हारा आधा तुम्हारा। कोई दिल्ली में प्रॉपर्टी बेचेगा, प्रॉपर्टी बेचने में टैक्स लगता है, स्टैम्प ड्यूटी। दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी आधा आधा बांट लो। जैसे मान लो मैंने प्रॉपर्टी बेची 1 करोड़ की, प्लॉट बेचा, उसमें 5% का टैक्स, 5 लाख एक प्रॉपर्टी पे बता रहा हूँ, वो भी 1 करोड़ वाली पे। दिल्ली में तो 20-20 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 5 लाख में से 2.5 लाख दिल्ली गवर्नमेंट तुम ले लो, 2.5 लाख एमसीडी तुम ले लो। पर डे कम से कम 1000 ट्रांजेक्शन पर डे होती हैं दिल्ली के अंदर। कितना पैसा आता है अंदाजा लगा लो। उसके बाद एमसीडी तुम क्या करो, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सब बिल्डिंग से हाउस टैक्स ले लो। वो कैसे लेते हैं भाई, जितना रेंट बनेगा पूरे साल का, जैसे मान लो इस बिल्डिंग का पूरे साल का रेंट है 1 करोड़ 80 लाख पूरे साल का, इसका 10% टैक्स मांग लो। 18 लाख रुपए साल का खाली एक बिल्डिंग का टैक्स। कितनी बिल्डिंग है दिल्ली में देख लो, 2 एमसीडी को इतना टैक्स आता है। ये तो सारा पैसा खा जाते हैं लोग, ढंग से पैसा लगाएं तो ऐसे दिल्ली चमक जाए। तो अब उन्होंने कहा एमसीडी ने कि जो हम ये टैक्स लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम तो कह दोगी ये तुम्हारी इनकम है, फिर तुम इनकम टैक्स मांगोगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट हम जो टैक्स लेंगे फिर कह दोगे इनकम है। तो एक सेंटेंस लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, टैक्स शैल नेवर बी कंसिडर्ड टू बी इनकम। किसी भी टैक्स को इनकम नहीं माना जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे इनकम कह के कोई टैक्स नहीं मांग सकती। लेकिन इसके अलावा कोई काम करोगे तो भाई वो तो इनकम है। एमसीडी ने सिविक सेंटर एक बिल्डिंग बनाई हुई है दिल्ली में, बहुत बड़ी लार्ज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बिल्डिंग है, और वो किराए पे दे रखी है, तो वो तो किराया इनकम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा इनकम है, चलो कोई बात नहीं, जाओ तुम्हें माफ़ कर दिया, बस छोड़ो क्या करेंगे टैक्स, तो पब्लिक के लिए तो पैसे यूज़ करोगे। तो अगर तुम कोई बिजनेस करोगे ना फिर हम टैक्स लगाएंगे।
हम हाउस प्रॉपर्टी को भी छोड़ देंगे, हम कैपिटल गेन को भी छोड़ देंगे, अदर सोर्स में छोड़ देंगे, कोई आपने बैंक में एफडी बनवा रखी इंटरेस्ट भी छोड़ देंगे, बिजनेस नहीं करने देंगे। और बिजनेस ये करते ही नहीं है, बिजनेस करने का इनका क्या मतलब है? अगर करेंगे तो टैक्स लगेगा किस रेट पर? जो पार्टनरशिप फर्म का 30% वाला सारा पार्ट वही लग जाएगा, बस ये लिखा हुआ है, आप रीड करके देख लो। ये भी आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ के हिसाब से एक चार्ट अकाउंटेंट को बहुत नॉलेज होनी चाहिए क्लाइंट को अगर कंसल्टेंसी देनी है, वरना क्लाइंट ने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया और आपने जवाब नहीं दिया, क्लाइंट उठ के चल पड़ेगा, इनको कुछ नहीं पता, मरवाएंगे हमें। क्योंकि जब कंसल्टेंसी देती है सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हर बात की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपने नहीं ढंग से जवाब दिया तो क्लाइंट समझ जाएगा कि भाई इनको नॉलेज नहीं है, ये मरवा देगा हमें कहीं, छोड़ो इसको, कोई और सी है। देखो देखो रीड कर। हाँ जी बोलो डाउट्स यहाँ तक, फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता हूँ, पहले यहाँ तक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेना, फिर आगे चलेंगे। यहाँ तक डाउट देख लो, लिखिए अब एक क्वेश्चन। Mr. X has income under the administration rupees 500 lakhs. Compute income tax estimate 25-26 part B. Presume it is a firm. C. Presume it is domestic company. Presume it is foreign company. Presume it is HUF. बस ये कैलकुलेट करके देख लो। हाँ जी बताइए किसने सॉल्व किया? अच्छा, क्लास में कैलकुलेटर के लिए किसी को भी मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, बिल्कुल स्पीड बिल्कुल नहीं बनेगी, आपको बहुत फास्ट चलना होता है, बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन यूज़ मत करना और कैलकुलेटर यूज़ करना लगातार। और मोबाइल फ़ोन की इंस्ट्रक्शन देखो ये लिखी हुई है, मोबाइल फ़ोन या तो आपकी पॉकेट में हो या आपके बैग में हो, पॉकेट और बैग के अलावा नहीं होना चाहिए मोबाइल फ़ोन, और आप 1 आवर के बाद निकाल के इमरजेंसी मैसेज देख सकते हो, ये लिखा हुआ है, ठीक है, वरना उससे स्पीड नहीं बनेगी। अगर मोबाइल पे कैलकुलेट करोगे बिल्कुल स्पीड, और हमें टैक्स में बहुत फास्ट स्पीड चाहिए, ठीक है। अगली क्लास से ले आना कैलकुलेटर, और मोबाइल को रखना बैग में या पॉकेट में, नहीं तो क्या है अटेंशन डाइवर्ट होती है, बार बार ना ध्यान जाएगा, आप कितना भी रोक लेना ध्यान जाएगा। तू भी नहीं लाया कैलकुलेटर? चलो अगली क्लास से याद करके लाना, बिकॉज हमारी स्पीड नहीं बनेगी ना, मोबाइल पे वो स्पीड बनी ही नहीं सकती, फिर एग्जाम में मोबाइल अलाउड ही नहीं है। वही कैलकुलेटर रखना जो आप यूज़ करोगे और एग्जाम में वही लेके जाना। और लेक्चर प्लीज़ मिस मत करना, किसी का मिस हो जाए तो डेफिनेटली 100% देख लेना, नहीं देखोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, मैं साफ बता रहा हूँ आपको।
पक्का देख लेना, लेक्चर छोड़ना मत। फिर 4 क्लासेस तो हैं ही वीक में, ज़्यादा तो है ही नहीं। और लेट भी कोशिश करना, मत आना, बिल्कुल मत आना, पूरी कोशिश करना। फिर भी चलो इमरजेंसी तो देखो है तो है, क्या करें।
ऑर्डर कर रहे थे कि एलिवेशन गलत है। ये वाला बताने को लिए 212 1। हाँ प्लीज़ बोलिए डाउट्स यहाँ तक, इतने पार्ट तक किसी को डाउट? अब इसके अलावा कौन बचा टैक्स? लेट्स सी इसके अलावा कौन बचा है? यहाँ तक तो ठीक हो गया ना? ये ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब देखिए पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ पर्सन। हर पर्सन को इनकम टैक्स देना है, तो किसी ने कहा जी पर्सन किसे कहते हैं, तो गवर्नमेंट का लॉ डिफाइन कर देते हैं पर्सन। पर्सन में इंडिविजुअल आता है, हमें टैक्स निकालना आ गया, एचएफ आती है, हमें आ गया, कंपनी का भी, फर्म का भी, ओपी, बीवाई, लोकल अथॉरिटी, 6 तक तो आ गए। अब गवर्नमेंट से क्या पता कोई और भी पर्सन हो भाई, तो उसका नाम क्या रख दिया? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट कवर्ड अबाउट। ऊपर वाले पर्सन भी लीगल पर्सन हो सकते हैं, कंपनी भी लीगल पर्सन है, फर्म भी लीगल पर्सन है, लेकिन इनके अलावा कोई और बचा वो कहलाएगा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। जैसे हम बात करें सी शूट की आईसीआई इज जुरिडिकल पर्सन, बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज जुरिडिकल पर्सन। देखो ये वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया था। वैसे आईसीआई क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, यानी पहले कोई एक्ट बना था, एक्ट बना करके फिर उस एक्ट के थ्रू इसका क्रिएशन किया। एक बार रीड करके देख लो। देखो गवर्नमेंट से टू चार्ट अकाउंटेंट, तुम्हारे पास कोई आएगा तो वो क्लाइंट या तो कोई इंडिविजुअल होगा, तुम टैक्स निकाल लेना, तो ठीक है। या पार्टनरशिप फर्म होगी, निकाल लेना, एलएलपी तो एक ही बात है। या एचयूएफ होगी, कंपनी होगी, बीओआई होगी, ईओपी होगा, लोकल अथॉरिटी होगी, और कौन होगा? और कोई नहीं होगा। लेकिन क्या पता कोई हो, तो पहले तो उसका नाम रखो। तो उसका नाम क्या रखा? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। फिर टैक्स निकाल देना स्लैब रेट इंडिविजुअल वाला। लेकिन 87A का रिबेट खाली इंडिविजुअल का है, और किसी को 87A का रिबेट नहीं मिलेगा, और किसी सेक्शन में तो रिबेट होता ही नहीं है। तो जब हम कहेंगे इंडिविजुअल वाला सब कुछ चलेगा, जहाँ भी इंडिविजुअल वाला सब कुछ चलेगा वहाँ इंडिविजुअल का रिबेट नहीं चलेगा, बाकी सब कुछ चलेगा। तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन आईसीआई की अगर इनकम टैक्स होगी तो स्लैब रेट के ऊपर इनकम टैक्स होगी, डीयू टैक्स होगी तो स्लैब रेट पे होगी। ठीक है, पहली बात तो इस कैटेगरी में कोई है नहीं, रेयरली है। अब मैं कह रहा हूँ आईसीआई की इनकम टैक्स होगी, डीयू की इनकम टैक्स होगी, तो उसके लिए दो बातें चाहिए। नंबर 1 तो इनकम हो, बंदा कह रहा है मेरी इनकम ही नहीं है। नंबर 2 अगर इनकम है तो इनकम टैक्सेबल हो, क्या पता गवर्नमेंट स्पेशल एग्जम्पशन दे दे, गवर्नमेंट स्पेशली किसी को भी एग्जम्प्ट कर दे।
करोड़ों रुपए की इनकम करने वाले बीसीसीआई का कोई टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट ने स्पेशली माफ़ कर दिया। बीसीसीआई की इनकम देख लो कितनी होगी, कोई हिसाब किताब नहीं है, हज़ारों करोड़ की इनकम है। चलो तुम्हें हमने माफ़ कर दिया, गवर्नमेंट जिसको मर्जी उठा के माफ़ कर दे। तो इस कैटेगरी में ज़्यादातर तो इनकम होगी नहीं, होगी भी तो गवर्नमेंट ने माफ़ की होगी। डीयू की इनकम माफ़ की हुई है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो एनपीओज़ है, एनपीओज़ हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनकी सबकी इनकम माफ़ है, तो अलग बात है। हम तो ये कहेंगे जिस कैटेगरी वाले के टैक्स लगेगा स्लैब रेट, वो दूसरी बात है, प्रोवाइडेड इनकम टैक्सेबल हो। अब आप कहोगे सर ये हमें कैसे पता लगेगा टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है? ये तो मैं बता रहा हूँ आपको एग्जम्प्ट है, बीसीसीआई की एग्जम्प्ट है, आपको कैसे पता लगेगा? देयर आर न्यूमरस नोटिफिकेशंस इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम लेटर। इस लेटर में इसको एग्जम्प्ट कर दिया, इस लेटर में इसको एग्जम्प्ट कर दिया, इस लेटर में इसको, जो हज़ारों लेटर इशू हुए हैं वो सारे आपको देखने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। पहले तो क्या होता था, जब इंटरनेट नहीं था तो बुक्स होती थी, आपने देखा हुआ एडवोकेट का ऑफिस और सीए का ऑफिस, चारों तरफ बुक्स ही बुक्स लगी हुई हैं। वो पूरे साल के जितने नोटिफिकेशन आए सबको बाइंड करवा के एक तरफ रखवा दिया, अगला साल सारा भर गया बुक से। फिर जब कोई आके किसी बंदे ने पूछा जी मेरी इनकम एग्जम्प्ट है क्या, रुको अभी बताते हैं, उठा भाई ये साल ढूंढ भाई, उठा भाई ये साल ढूंढ भाई। अब वो सब खत्म हो गया, अब तो सॉफ्टवेयर रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, एक बार टाइप कर लो, सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं, गूगल पर टाइप कर दो गूगल बता देगा ये टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है। वहाँ टाइप करके देख लो बीसीएससीआई इनकम इज टैक्सेबल और एग्जम्प्ट, वो बता देगा ये नोटिफिकेशन नंबर है, ये है, ये है, इस साल में एग्जम्प्ट हुई थी, ये कंडीशन है, वो कंडीशन सारे पता लग जाएंगे। वैसे इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन भी है, सेक्शन 10। गवर्नमेंट दो तरह से एग्जम्प्ट करती है, सेक्शन 10 में डाल दो हमेशा एग्जम्प्ट रहेगी। इसके अलावा जिसके लिए नोटिफिकेशन कर दे, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है उनका तो सेक्शन 10 में डाल दिया, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम फार्मर की, सेक्शन 10 ब्रैकेट 1 में लिख दिया एग्रीकल्चर इनकम में कभी टैक्स नहीं लगेगा। स्पेसिफिक किसी को एग्जम्पशन देनी है, लेटर जिसको नोटिफिकेशन बोलते हैं, दुनिया भर के नोटिफिकेशन है, इसके 50 पार्ट है, 10(1), 10(2), 10(3), 10(4), 10(5), दुनिया भर के है इसके पार्ट। ये एग्जम्प्ट, वो एग्जम्प्ट, वो एग्जम्प्ट, वो एग्जम्प्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेक्शन 10 में कवर कर रखी है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, रियलिटी में रियल लाइफ के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई केस नहीं आएगा जहाँ आपको टैक्स निकालना होगा। लेकिन हमसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो हम कहेंगे हाँ लगेगा, स्लैब रेट पे लगेगा, जो भी इसमें आएगा। वो अलग पॉइंट्स है, सेक्शन 10 है और नोटिफिकेशन है। तो आजकल सारे सॉफ्टवेयर रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, हर सीए के कंप्यूटर में ऑलरेडी डाउनलोडेड है। गूगल तो इन जनरल बताता है, गूगल में उसमें देखो क्या फ़र्क होता है, बताता हूँ। गूगल ये बात कैसे बता देता है कि भी इनकम एग्जम्प्ट है। गूगल क्या करता है, जैसे मैंने बीसीसीआई लिखा, इनकम लिखा और एग्जम्प्ट लिखा, 3 वर्ड तो आएंगे, इज एग्जम्प्ट और नॉट। तो जिस किसी की भी साइट है, जिसकी भी साइट पे वर्ड आ गया या एग्जम्प्ट आ गया, उनकी सबके साइट के रेफरेंस गूगल दिखा देगा, 1 2 3 4 साइट, 100 साइट दिखा देगा। अब उसमें आप जब क्लिक करोगे तो उसमें पता नहीं कितनी कहानियाँ लिखी होगी, उसमें से ये भी कहीं लिखी होगी, सारा पढ़ने बैठ जाओ। हो सकता है उसके बाद वो रिवाइज हो गया हो और उस साइट पे वो रिवाइज ही ना किया हो, वो पुराना ही आप पढ़ लोगे, अच्छा ये है, जबकि वो तो बदल गया। तो गूगल क्या करता है, गूगल जो है पूरा कूड़े का बैग उठा करके डाल देता है, तुम्हारा मतलब का छांट लो बीच में से। अब हमारे मतलब का क्या है वो पता नहीं, कौन सा हमारे मतलब का कौन सा नहीं। तो गूगल ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर नंबर 1 हर चीज़ को अप टू डेट करेगा, जो पुराना हटाएगा या ब्रैकेट में लिखेगा यहाँ से ये था अब ये है, टू द पॉइंट लिखेगा, टू द पॉइंट करेगा, उसको क्लिक करते 1 मिनट में सही एग्जैक्ट बात आएगी और उसमें कहीं भी गलत नहीं हुआ। गूगल वाले में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ, जैसे मान लो आप जाके घर पे आप टाइप करके देखना, इनकम टैक्स रेट फॉर LTCG, 10 रेट दिखाएगा LTCG के। 6 साल पहले कुछ और था, 4 साल पहले कुछ और था, 2 साल पहले कुछ और था, 23 जुलाई से पहले कुछ और था, वो सारे दिखा देगा। और पढ़ने वालों को कहेगा यार ये तो कहीं तो 20 लिख रखा, कहीं 15 लिख रखा, कहीं पे लिख रखा, कहीं पे वो लिख रखा, कहीं वो तो जितनी भी साइट हैं, वो तो गूगल तो बेसिकली साइट में जहाँ पर भी ये वर्ड यूज हुए हैं वो साइट के डिटेल ले आता है कि भी साइट को क्लिक करके देख लो, तो एग्जैक्टली नहीं पता लगता। और बहुत बार बंदा गलत मीनिंग निकाल जाता है उसको देख के कि ये क्या था, रियलिटी क्या है। सॉफ्टवेयर नहीं करेगा।
जैसे टैक्समैन का सॉफ्टवेयर है, उसका सब्सक्रिप्शन है 25,000 रुपीज़ पर ईयर का, 25,000 का सब्सक्रिप्शन दे दो, पासवर्ड मिल जाएगा आपको। उस पासवर्ड को यूज़ करके इनके सॉफ्टवेयर को आप देख लो। इनकम टैक्स में अगर कल भी कोई अमेंडमेंट हुआ होगा तो अमेंडेड आएगा आपके पास और लिखा होगा ये अमेंडमेंट कल हुआ है। जीएसटी, इनकम टैक्स, बहुत सारे एक्ट है, 100-150 एक्ट, एक पासवर्ड से वो कह रही है आप सारा सब कुछ देख लो, आपको जीएसटी का भी सब कुछ, जितनी कोर्ट के जजमेंट है लेटेस्ट सारे मिलेंगे आपको। तो इसलिए सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। देखने को तो गूगल पे भी देख लो, लेकिन एक एक्सपर्ट को गूगल नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो हर चार्ट अकाउंटेंट ने लगभग टैक्समैन का सब्सक्रिप्शन हर चार्ट अकाउंटेंट के पास है, उनका 25,000 रुपीज़ का पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड आप किसी और को भी दे सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही जना उसको ओपन करेगा। मान लो उस पासवर्ड से मैं भी कर दूं और वो भी कर दे, नहीं होगा, एक का ओपन होगा। तो मल्टीपल यूज़ में वो आता नहीं है, क्योंकि हर सीए को लगातार देखना पड़ता है, लगातार कॉन्स्टेंटली इस पर नज़र होती है। किसी भी क्लाइंट का काम करने बैठ जा, पहले उसको देखना पड़ेगा इसमें क्या था, उसमें क्या था, उसमें क्या था, उसमें क्या था, ये ठीक है। तो ये सिस्टम रहेगा। अगर आपको रियल लाइफ के हिसाब से किसी का चेक करना है एग्जम्पशन का, गूगल हेल्प तो करेगा। कई बार गूगल गाइड की बजाय मिसगाइड कर जाता है, आपको ही पता होगा, बहुत बार ऐसा हो जाता है। गूगल पे देखो कुछ और ही लिखा होता है, रियलिटी में कुछ और ही होता है। आप ट्राई मार के देख लेना, आप LTC का रेट देख लेना बाद में, उसके देखना कितने रेट मिल जाएंगे, और कुछ और जो आपको पता है वो आप टाइप करके देखना, तो वो रेफरेंस दे देता है। वो साइट का भी, इस साइट पे ही आया था, आप देख लो। तो मतलब अब आप किसी का भी टैक्स निकाल सकते हो। आप अपने दिल में सोचो किसी के भी बारे में, विल डिस्कस टैक्स कैसे निकलेगा। कोई पर्सन आप सोच के बताओ जिसका आपको लग रहा है इसका टैक्स कैसे निकलेगा। भाई सबका निकल जाएगा, आप बोल के देखो, कोई बोलो, आप किसी पर्सन का सोच लो, बोलो जिसका आपको लगता है नहीं निकलेगा, नहीं पता, बोलो, कोई भी नाम बोलो। ट्रस्ट, ये कह रहे हैं ट्रस्ट। देखिए ट्रस्ट, BOI में हमने क्या कहा था, ग्रुप ऑफ पर्सन है। इसमें एक वर्ड और भी लिखा था जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। BOI, वो जो हमने क्वेश्चन देखा था ना, उसमें वर्ड मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, उसमें था BOI इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है जैसे हम दोनों पर्सन हैं, इंडिविजुअल, अगर तो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट होंगे तो कंपनी बन जाएगी, पार्टनरशिप एक्ट में इनकॉर्पोरेट होंगे तो पार्टनरशिप बन जाएगी, और हम दोनों में किसी में इनकॉर्पोरेट नहीं हुए, किसी तीसरे एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो गए, तो उससे आप रहोगे तो BOI। तीसरा एक्ट कौन सा, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, उनमें इनकॉर्पोरेट हो गए, तो उससे आप किसी भी एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो जाए रहोगे, BOI, टैक्स का रेट वही लगेगा। तो ट्रस्ट अगर है, इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली BOI है, बस ये इनकॉर्पोरेट हो गया है। लेकिन आप ट्रस्ट को कंपैरिजन कर रहे होगे NPO से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जब लोग ट्रस्ट वर्ड बोलते हैं तो उनका मतलब ज़्यादातर ये होता है, क्योंकि आपने NPO की अकाउंटिंग की होगी फाउंडेशन में, की क्या नहीं की, NPO की अकाउंटिंग तो है ना फाउंडेशन में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर क्या होती है, ट्रस्ट होते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लोग ट्रस्ट में आगे चलते हैं, बट ट्रस्ट में भी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दिस इज़ वन टाइप। हम जनरल बात कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं। सारे ट्रस्ट NPO नहीं होते, तो इसकी इनकम स्लैब रेट पे। लेकिन अगर वो NPO है और गवर्नमेंट ने स्पेशल एग्जम्पशन दे दी, फिर तो एग्जम्प्ट में चला जाएगा। इसको स्पेशल एग्जम्पशन है, सेक्शन 11 के अंदर एग्जम्पशन है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11, 12, 13 तीन सेक्शन है, जिसमें इंटरेस्ट को गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया कि चलो ठीक है, आप NPO हो, ट्रस्ट बन के पब्लिक के लिए काम करते, चलो तुम्हें छोड़ देते हैं। लेकिन उनको नाम इनकम टैक्स एक्ट में NPO नहीं है और ट्रस्ट भी नहीं है, इनका नाम है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटेबल ट्रस्ट, ये वर्ड लिखा हुआ है। पूरा नाम है चैरिटेबल ट्रस्ट और अदर सिमिलर ऑब्लिगेशन, ये नाम लिखा हुआ है चैरिटेबल ट्रस्ट। जब चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल वर्ड आगे आएगा तो एग्जम्प्ट होगा, खाली ट्रस्ट होगा तो एग्जम्प्ट नहीं होगा। ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट में फ़र्क है। चैरिटेबल ट्रस्ट को इनकम टैक्स एक्ट ने डिफाइन किया है सेक्शन 12 में, उसमें कंडीशंस लगाई है। अगर ये कंडीशन हमारे, अगर कोई ट्रस्ट हमारी इतनी सारी कंडीशन पूरी कर दे तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, तब उसकी इनकम एग्जम्प्ट कर। नंबर 1 रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट में। नंबर 2 आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऑडिट होता है बिजनेस की टर्नओवर 100 लाख से ज़्यादा हो, उनसे नहीं। इस ट्रस्ट को तो करवाना पड़ेगा, टर्नओवर की बात नहीं, बिजनेस थोड़ा कर रहे हो तुम, जितनी मर्जी डोनेशन ले लेना,
ऑडिट करवाना पड़ेगा, हम देखेंगे ना पैसा कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है। रिटर्न आपको भरनी पड़ेगी। जितनी डोनेशन हो गए 85% सेम ईयर में खर्च करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशंस है, तब ये बनेगा सेक्शन 11, 12, 13 का ट्रस्ट, फिर ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वरना ये ट्रस्ट ये रहा, एक भी कंडीशन वायलेट की तो ये रहा, और इसका टैक्स लगेगा। आईसीआई इसमें आ रही है, आईसीआई इसमें नहीं आ रही है। आईसीआई सेज कि हम भी तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ। बताओ आईसीआई एनपीओ है कि नहीं है? एनपीओ किसे बोलते हैं? जो प्रॉफिट नहीं कर सकता या प्रॉफिट कर सकता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। प्रॉफिट कर सकता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। प्रॉफिट करो तो आईसीआई फीस तो ले रही है, प्रॉफिट तो कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इतना प्रॉफिट बचा मेंबर को बांट देंगे तो एनपीओ तो बन गई वो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है एनपीओ तो तुम हो, लेकिन एग्जेम्पशन के लिए एनपीओ नहीं, हमने कहा है चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए नंबर 1 रजिस्ट्रेशन आईसीआई करवा लेंगे, नंबर 2 रिटर्न भर देंगे, नंबर 3 ऑडिट करवा लेंगे, नंबर 4 पे आके अटक गए। 85% ऑफ द अर्निंग मस्ट बी स्पेंट इन द सेम ईयर। वो आईसीआई नहीं करती है। 600-700 करोड़ की बैंक में एफडी बनवा रखी है। तो कह रही है किसके काम आएगी भाई? चैरिटेबल ट्रस्ट तो जो है डोनेशन लेता खर्च करता, डोनेशन लेता खर्च करता है, पैसा जमा करने का काम नहीं करता चैरिटेबल ट्रस्ट। तुमने जमा क्यों किया? तुम इससे बाहर जाओ, इधर आ जाओ, टैक्स निकाल लो। तो डिस्प्यूट उनका चल रहा है, कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है कि भी इसको इधर लेंगे, इधर ले, इधर नहीं इधर आने के लिए। देखो मैं एक कॉमन मैन हूँ, मेरे पास फालतू पैसा है, मैं सोचूंगा यार जमा कर लेता हूँ, फ्यूचर में काम आएगा। मैं चैरिटेबल ट्रस्ट हूँ तो उससे तुम्हारा कौन सा फ्यूचर भाई? किसके लिए जमा किया है? डोनेशन लिया पब्लिक से, पब्लिक पे खर्च करो। इसलिए अगर बचाना तो छोटा मोटा 15%, कम से कम 85% खर्च करना पड़ेगा। 15% ज़्यादा सेविंग नहीं कर सकते। अगर आप करोगे इधर से बाहर, इधर आ जाओ, निकालो टैक्स। तो आईसीआई के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रॉफिट है जो बच जाता है, आईसीआई के पास खर्च करने को कुछ है ही नहीं, कहाँ खर्च करें? जो सेंटर बना रखे हैं, बाकी एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे तो स्टूडेंट से पैसा लेंगे, स्टडी मटेरियल देंगे तो पैसा लेंगे, हर बात का पैसा लेंगे। तो हर बार पैसा सेविंग जो है बढ़ती जा रही है। जनरल पब्लिक पे तो आईसीआई खर्च नहीं करेगी, इन जनरल स्टूडेंट पे भी नहीं खर्च करेगी। मान लो आईसीआई सोचे एक रोहिणी में बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना देते हैं स्वेटशूट की, एक लक्ष्मीनगर में बहुत बड़ी बना, पूरे इंडिया में बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना देते हैं, नहीं। या हम रेगुलर कॉलेजेस स्टार्ट कर दें भाई, इंजीनियरिंग के रेगुलर कॉलेज हैं, मेडिकल के रेगुलर कॉलेज हैं, स्वेटशूट के भी 8-10 कॉलेज तो होने चाहिए, जहाँ रेगुलर सुबह बच्चे आए 8 बजे, जैसे नॉर्मल कॉलेज में जाते हैं, 2 बजे छुट्टी हो, बैठ के सारी क्लासें पढ़े। इंडिया में 10 कॉलेज ही बना दो। ऑफकोर्स उनकी फीस इतनी नहीं होती, लॉस में जाएंगे। तो क्या हुआ? लॉस में जो प्रॉफिट एडजस्ट कर लो। जो भाई दिल्ली का कॉलेज है, किसी का प्रॉफिट थोड़ा है, सारे लॉस में है। गवर्नमेंट से एड मिलती है, हेल्प मिलती है, क्योंकि फीस तो नॉमिनल सी फीस होती है, कॉलेज की खर्चे बहुत होते हैं, टीचर्स की सैलरी बहुत ज़्यादा है। तो ट्रस्ट की बात ही है, ठीक है। ट्रस्ट में देखना पड़ेगा ये वाला कि ये वाला। अगर तो चैरिटेबल ट्रस्ट है सेक्शन 11, 12, 13 का तो एग्जम्प्ट, वरना सेलिब्रेट बीओआई, इनकॉर्पोरेटेड बीओआई, और सोचो किसी की इनकम। आप किसी का भी टैक्स निकाल सकते हो, कोई आ जाए रियल लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक का टैक्स निकल जाए। चलो पहले ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक करके आगे करने में। और 5 सितंबर को थर्सडे है, तो आपकी क्लास नहीं होगी। सीधा 11 बजे टीचर्स डे सेलिब्रेशन पार्टी रखेंगे, तो आप सीधा 11 बजे आ जाना। वील हैव ए डांस पार्टी एंड ऑल दैट। डांस तो आप लोग ही करोगे, हम तो आता नहीं, बट डांस पार्टी आप लोगों के लिए होगी। तो फाउंडेशन इंटर की कंबाइंड 5 तारीख को, 5 सितंबर को। क्लास उस दिन कोई नहीं रखी हमने, 11 बजे से ऑनवर्ड, 11 बजे से 2, 3, 4 बजे तक, कितने बजे भी आ जाना आप, 11 बजे आना, ठीक है। और क्लास नहीं उस दिन होगी, ठीक है। अब यहाँ तक पहले किसको डाउट? अच्छा, एक क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे थे एचयूएफ का?
हाँ बिजनेस कर रहे हैं, मिस्टर एक्स है 12 लाख इनकम वो उसकी इंडिविजुअल की है। और मिस्टर एक्स अलग से बिजनेस करता है तो उसकी इनकम एचयूएफ में नहीं है, एच में नहीं आएगी, वो सेपरेट रहेगी। एच में जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसी की इनकम आएगी। एचयूएफ में अगर फैमिली है, फैमिली में भी कोई बिजनेस कर रही है loans बात ये नहीं है बिजनेस करनी, बात ये है वो पैसा कहाँ से आया है, असली बात ये है। पेरेंटल मनी है सबका है, अपना अर्न किया आपका है। एचयूएफ में सर क्लोथ्स का बिजनेस कर रही है। बात ये नहीं है बिजनेस कर रही है, आप स्टार्ट यहाँ से करो, पैसा कहाँ से आया ये बताओ। असली बात यह है पैसा किसका लगा हुआ है, फैमिली का कि इंडिविजुअल। बिजनेस किस चीज़ का है छोड़ो, ये बताओ पैसा कहाँ से आया, फैमिली का, बस एचयूएफ की इनकम है, ख़त्म। असली क्राइटेरिया क्या है, पैसा कहाँ से आया। पेरेंटल पैसा है, एचयूएफ की इनकम है। अपना पैसा लगा हुआ है, पर्सनल है। जैसे मान लो एक पर्सन है वो एचयूएफ का करता है, मिस्टर एक्स, पेरेंटल प्रॉपर्टी है कनॉट प्लेस में, या पेरेंटल बिजनेस है कनॉट प्लेस में, दुकान है, और इस कर्ता को इसके फादर की डेथ के बाद वो दुकान एज इट इज मिल जाती है, चलती हुई बिजनेस है, चलती हुई, तो इनकम किसकी है, एचयूएफ की है। अब इसने क्या किया, एक अपनी अलग दुकान भी खोल ली रोहिणी में, यहाँ पे, ये इनकम किसकी है, इसकी पर्सनल है, ये अलग टैक्स जाएगा, ये अलग टैक्स जाएगा। क्राइटेरिया ये नहीं है कि बिजनेस है किस चीज़ का है, क्राइटेरिया ये पैसा कहाँ से आया, ये पेरेंटल है, ये सबका है, ये इंडिविजुअल है, ये इसका अपना है, इसकी रिटर्न अलग, इसकी रिटर्न अलग, ठीक है। बिजनेस किसी भी चीज़ का हो, क्राइटेरिया वो नहीं है, क्राइटेरिया ये है पैसा कहाँ से आया, ये बताओ पैसा कहाँ से आया। पैसा मैंने अर्न करके लगाया या पेरेंटल है, पेरेंटल है तो एचयूएफ का है, ठीक है। वैसे भी लॉजिकल है भाई, फादर या ग्रैंडफादर का पैसा किसका है, आप बताओ किसका है, सबका तो है। कोई कहते ग्रैंडफादर का सारा पैसा मेरा है, सारे भाइयों कहते तुम जाओ यहाँ से, उनकी वाइफ्स को कहते तुम भी जाओ, उनके बच्चों कहते तुम भी जाओ, क्योंकि मैं ग्रैंडफादर के बहुत क्लोज था। वो कहेंगे पहले लॉ को देख लो, लॉ में क्या लिखा है। लॉ में लिखा है सबका इसमें राइट है, पूरी फैमिली का राइट है। फैमिली में एंट्री कैसे होगी, बाय बर्थ, बाय अडॉप्शन, बाय मैरिज, तीन तरह से फैमिली में एंट्री होगी। या तो कोई मैरिज करके आएगा मेंबर बन जाएगा, या जिसका बर्थ हुआ है मेंबर बन जाएगा, या जिसको अडॉप्ट किया मेंबर बन जाएगा। तीन तरह से हिंदू लॉ कह रहा है फैमिली के अंदर एंट्री अलाउड है। या तो वो बाय मैरिज आएगा मेंबर बन जाएगा, या बाय बर्थ आएगा मेंबर बन जाएगा, या बाय अडॉप्शन आएगा मेंबर बन जाएगा, ठीक है। और देखो डाउट, हाँ जी, पेरेंट्स के बच्चे को पेरेंट्स के बच्चे को क्या कर दिया कोई पेरेंट्स है, ठीक है, अपने बच्चों को पैसे देते हैं, ऐसे तो नहीं देते 100 रुपये 50 रुपये देते हैं। देखो ऐसा है, एक होता है पर्सनल एक्सपेंडिचर, एचयूएफ का पैसा सारे मेंबर के पर्सनल एक्सपेंडिचर पे खर्च होगा, तो पर्सनल एक्सपेंडिचर के नाम पे सबको बराबर दिया जाएगा। 4 बच्चे हैं, ले भाई खर्चे के नाम पे तू भी 5000, तू भी 5000, तू भी 5000, ऐसा थोड़ा है एक को कहे ले भाई 20 लाख, एक को कहे ले 5000, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं कर ही नहीं सकते ना। आप ये बताइए कॉमन प्रॉपर्टी है, सारे बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया 1000 रुपया, मेरे को दे दिया कि सर आप इसको हैंडल करो, और जिस भी स्टूडेंट को कोई स्टेशनरी आइटम होगी आप मार्केट से ला के दे देना। क्या मैं सारा पैसा उठा के इनको दे दूँ कि भी तू ले जाइए, कि जी मान लो ऐसा हो गया। ऐसा कैसे हो जाएगा, क्योंकि कर्ता रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है, ओनर थोड़ा है। आप सबने कंट्रीब्यूट किया तो मैं ओनर थोड़ा हूँ, मैं होल्डर हूँ। आई एम होल्डिंग ऑन योर बिहाफ, आई विल डू एज पर योर इंस्ट्रक्शन। आई कांट डू के यार तू तो खास स्टूडेंट है मेरा, तू ले जा। पेरेंट्स के पास में कॉमन प्रॉपर्टी से किसी को भी एक्स्ट्रा देने का कोई राइट नहीं है। दे कांट गिव, कि तुम्हारा है कहाँ भैया, तुमने दे कैसे दिया, अपनी पर्सनल अर्निंग से दे दो जो देना है, वो तो कॉमन है, वो तो यू आर ए होल्डर, उसको होल्डर बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में हो, एक पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म का पैसा है, वो उठा के अपनी फैमिली को दे दे, ले जा भाई तू, कैसे ले जा भाई। कंपनी का पैसा है, कोई बच्चा कोई बंदा जो कंपनी में डायरेक्टर है अपने बच्चों में बांट दे के कंपनी का ले जा, हो ही नहीं सकता। वो तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, इसी को तो बोलते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि सारे मेंबर कह रहे हैं यार हमारा इकट्ठा पैसा था, उठा के इसको दे दिया, ले जा इसको कोर्ट में। वो तो हिंदू लॉ का वायलेशन तो है, क्रिमिनल लॉ का वायलेशन है, सेक्शन 405 लगेगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट,
कोर्ट में ले जाएंगे उसको। इम्प्रिजनमेंट अलग है, इम्प्रिजनमेंट है किसी का फेथ तोड़ देना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है कंपनसेशन ले लो, वो सिविल एक्ट है। इंडियन पिनल कोड कह रहा है उसको जेल भिजवाओ, ये क्रिमिनल एक्ट है। इस एक्ट में दो अलग अलग एक्शन होंगे, एक सिविल एक्शन होगा, एक क्रिमिनल एक्शन होगा। एक और आपको कंपनसेशन दिलवाया जाएगा कोर्ट से, वापस करो उनका पैसा कितना दिया था, एक और जेल भेजा जाएगा। 405 406 सेक्शन लग जाएगा इंडियन पिनल कोड का। तो ये सिस्टम है। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ये टैक्सेशन आपको सारी दुनियादारी सिखा देगा, सब्जेक्ट तो सिखा देगा। इसको पढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कोई बंदा अगर नया नया सीए करके आया और वो सोचे मैं पढ़ा दूंगा, तो भूल जाओ। इसमें कम से कम 20 साल दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप स्टूडेंट के आंसर दे सकते हैं, वरना आंसर नहीं दे सकते। स्टूडेंट कहाँ से पूछेगा भाई, क्या पता। और वो जिसने नया नया सीए किया है उसको तो उतना ही पता है जितना उसको बताया था। बच्चे क्लास में पता नहीं उनका दिमाग कहाँ का चला जाए, तो वो बंदा फंस जाएगा। वो तो कम से कम 20 साल मेहनत की हो दिन रात, तो आप क्लास को हैंडल कर सकते हो। इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? हमारे पास 20 स्टूडेंट हो गए। 2013-14 में कश्मीरी गेट का नीचे पूरा मेट्रो स्टेशन मेरे पास था, 1100 स्टूडेंट एक क्लास में बैठते थे। 1100 आपकी सिस्टम से भी पढ़ी है, इनकी सिस्टम से पढ़ती थी। 1100 स्टूडेंट को एट ए टाइम कैसे हैंडल कर लोगे आप? कोई यहाँ से बोलेगा, कोई वहाँ से बोलेगा, कोई वहाँ से बोलेगा, कोई वहाँ से बोलेगा। ये तो फिर भी आप छोटी क्लास है। उस समय मेरे पास स्टूडेंट होते थे एट ए टाइम फेस टू फेस 1100 स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट, 900 स्टूडेंट ऐसे हुआ करते। पूरा मेट्रो स्टेशन मेरे पास था। 10 साल तक ऐसा ही रहा है, 2006 से लेकर 2016 तक। उसके बाद फिर सेंट शूट ने काफ़ी चेंज कर दिए। सेंट शूट ने बच्चे फाउंडेशन में पास ही करने बंद कर दिए, तो न स्ट्रेंथ फिर रिड्यूस हो गई। उसमें बच्चे बहुत पास होते थे फाउंडेशन में। उसमें क्या था, जैसे 200 मार्क्स का पेपर था, सारा टिक मार्क और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और इंडिविजुअल पेपर में पास होने की कंडीशन नहीं। तो बच्चे मैथ तो छोड़ देते थे, मैथ को तो रहने दो, बाकी 3 सब्जेक्ट 150 में से 100 लेने, सारे बच्चे पास हो जाएंगे। तो सारे पास हो जाएंगे तो सारे इंटर में भी तो आएंगे। फिर बाद में छूट ने 2016 में बदल दिया, 200 का 400 नंबर कर दिया, बीच में सब्जेक्टिव कर दिया, बीच में ये कर दिया, वो कर दिया। बच्चे उतने पास, और अब की बार तो बिल्कुल ही इतना डिफिकल्ट है कि पूछो मत। अब की बार कितने बच्चे पास किए हैं? 15,000 पूरे इंडिया में। जब वो था CPT था, पूरे इंडिया पास है 60,000, 70,000 ऐसे पास हुआ करते थे। 70% रिजल्ट, 60% रिजल्ट, अब 15% रिजल्ट। तो ये चीज़ है। तो एनीवे मतलब वो सिस्टम रहेगा कि अगर आप होल्डर हो किसी के ब्याह पे, देन यू आर बाउंड हाउ टू वर्क, देन यू आर बाउंड, यू डोंट हैव फ्री कंसेंट। आपकी मनमर्जी नहीं है। मैं सारे बच्चे मुझे 1000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करके दे दें कि सर जिस बच्चे के मार्क्स 80% से ज़्यादा हो उसको आप 200 का प्राइज़ दे सकते हो। मैंने सारा उठा के एक को ही दे दिया। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ ले जाता हूँ, तो बाकी सब मुझे कोर्ट में ले जा सकते हैं। दिस ए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हमने इन पर भरोसा किया, इन्होंने हमारे साथ ये किया, इनको जेल भिजवाओ। 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट है। आप कोई किसी के ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता। जिसने आपसे भरोसा किया आप उसका भरोसा नहीं तोड़ सकते। ये आपको रियल लाइफ में भी ध्यान रखना, किसी का भरोसा तोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, चलो डाउट देखो यहाँ तक। और हाँ जी, इतने पार्ट तक कोई और क्वेश्चन? कोई और पर्सन सोचो जिसका आपको लगता है टैक्स निकालने में दिक्कत आएगी। बोलो बोलो। किसके एक्सपेंसेस? लिटिगेशन एक्सपेंसेस। हाँ, उसको ठीक है। तुमने लॉ पढ़ी है? अच्छा, कल पढ़ी थी या LLB कर रहे हो? नहीं, लॉ पढ़ी का तो मतलब ये होता है मैंने LLB की है। लॉ पढ़े का मतलब ये होता है कल लॉ पढ़ी है, ये नहीं मतलब होता है। अगर कोई ये कहता है मैंने लॉ पढ़ी है, इसका तो उसने LLB कर रखी है लॉ पढ़ी है मतलब कल, ये नहीं कि कल मेरा टाइम था मैं लॉ पढ़ी थी। देखो उसमें सिस्टम क्या होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कैपिटल रिसिप्ट याद आया? कैपिटल रिसिप्ट इज नेवर कंसिडर टू बी इनकम अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। तो आपने, किसी ने आपका लॉस कर दिया किसी भी तरह से और आपको कोर्ट ने कंपनसेशन दिलवाया, आप बताओ रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। एग्जाम्पल दूं कैसे? DTC की बस के नीचे एक बंदा आ गया, बेचारे की टांग कट गई और कोर्ट ने कहा इनको आप 50 लाख का कंपनसेशन दो। तो आपका क्वेश्चन ये है कि जो कंपनसेशन मिलेगा क्या इनकम है? आप बताओ क्या ये उसकी इनकम है?
वो कहेगा आई हैव लॉस्ट समथिंग इफ आई हैव रिसीव्ड समथिंग कंपनसेटेड। कैपिटल शिफ्ट का मतलब ये होता है आपका कोई ना कोई राइट गया, आपका कोई ना कोई एसेट गया, तब पैसा मिला है, तो इनकम कहाँ से आई? वो जो रेवेन्यू नेचर का होता है वो इनकम होती है। तो कैपिटल शिफ्ट कभी इनकम नहीं होती अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो गवर्नमेंट ने जो अदरवाइज स्पेसिफाइड किया वो कैपिटल गेन के चैप्टर में किया। कैपिटल गेन के चैप्टर में ये नहीं लिखा हुआ सारी कैपिटल शिफ्ट टैक्सेबल है, उन्होंने लिस्ट बनाई है कि ये वाली टैक्सेबल है, ये वाली टैक्सेबल है, ये वाली टैक्सेबल है, नॉट ऑल। डाइवोर्स पे एलिमनी मिली, क्या ये इनकम है? उस पर्सन की लाइफ टोटली स्पॉइल हो गई है, उसका कंपनसेशन है। तो दैट इज ए कैपिटल शिफ्ट, नॉट एन इनकम। तो कैपिटल शिफ्ट इनकम नहीं होती है। जिसको गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ने सबको नहीं कहा। जब हम चैप्टर स्टडी करेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है, अगर किसी एसेट को ट्रांसफर करके एक्स्ट्रा पेमेंट आई है दैट इज इनकम, उसको टैक्स करेंगे। हमारा लॉस हुआ, कंपनसेशन मिला, इसमें एसेट तो कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ। डाइवोर्स की एलिमनी मिली, इसमें एसेट तो कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो वो इनकम नहीं है। तो कैपिटल शिफ्ट कभी इनकम नहीं होती। अगर जो आ जाएगा कैपिटल गेन के चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे, नॉट ऑल कैपिटल शिफ्ट दे हैव लिस्टेड, बस ये सारी नहीं, कौन सी, जब एसेट ट्रांसफर होगा बस, और कोई नहीं, वो कभी इनकम नहीं आती। ठीक है, ये सिस्टम रहता। और देखो डाउट, अब इसके आगे पार्ट आता हमारा एग्रीकल्चरल इनकम का। जो एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट है ना, ये पूरी एक क्लास का पार्ट है। अगर मैं अभी स्टार्ट करूँगा और बीच में छोड़ दूंगा तो आप सब कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर ये है कि इसको अगर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। पूरी एक क्लास इसके अंदर लगेगी, बीच में छोड़ूंगा मैं तो आप सब कंफ्यूज हो जाओगे। उसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप तब तक पूछ लो, इसको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे। कोई और क्वेश्चन भी है तो आप पूछ सकते हो। कैपिटल शिफ्ट का सिस्टम आप ध्यान रखना, कैपिटल शिफ्ट कभी इनकम नहीं होती है। कैपिटल शिफ्ट का जनरल मीनिंग क्या होता है, हमारा कुछ गया और बदले में कुछ मिला एंड दे आर इक्वल, 99% इक्वल। बंदे की टांग कट गई, इसका कोई कीमत हो सकती है क्या? लेकिन इसको कोर्ट अपने हिसाब से कैलकुलेट करती है। जैसे मान लीजिए पूछा भी बंदे की एज क्या थी, उन्होंने कहा जी 70 ईयर। वो क्या करता था जी, कुछ नहीं, रिटायर्ड था। तो गवर्नमेंट इसको इमोशनल टर्म्स में पेमेंट कैलकुलेट नहीं करती, कमर्शियल टर्म्स में करती है कि अगर ये बंदा सर्वाइव कर भी जाता 20 ईयर तो ये कितनी अर्निंग और कर लेता। जी अर्निंग तो शायद नहीं कर पाता, तो कोर्ट बिल से देखो कंपनसेशन बनता नहीं है, फिर भी आपको 10 लाख रुपये दिलवाए थे। ऐसा नहीं बंदा कहते जी सेंटिमेंटली हम अटैच थे, हमारे फादर थे, इसकी कोई कीमत नहीं, हमें कम से कम 10 करोड़ रुपया दिलवाओ। तो ऐसे नहीं होता, वो कमर्शियल टर्म्स में कैलकुलेट होता है। जी मेरा अकेला बेटा था, 25 साल एज थी और ये IAS के एग्जाम क्वालिफाई कर जाता। पिछला रिकॉर्ड देखिए जज साहब, मेरा तो सारी उम्मीद इसी पे थी, जज विल से यस हैवी कंपनसेशन दिलवाएंगे आपको, डोंट वरी। तो कमर्शियल टर्म्स में कैलकुलेट होता है कितना बनना चाहिए, डिसाइड कोर्ट करेगा। ये किसी एक्ट में नहीं लिखा क्या क्राइटेरिया है, ये जो और पहले केसेज हैं उनके जजमेंट्स को देखते हुए डिसाइड किया जाता है। जी पहले देखिए ऐसा केस ही आया था जज साहब, बिल्कुल मिलता जुलता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, तो जज कहेगा ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम भी मान लेते हैं। जी इंडिया का कोई केस नहीं है, अमेरिका का केस है, जिसको बेस बनाया जाए ठीक है मान लेते हैं। जी यूके का केस है, ठीक है मान लेते हैं, उसको लॉ ऑफ टोर्ट बोलते हैं। देखो थोड़ा सा मैं इसमें एक आध सेंटेंस और ऐड कर देता हूँ। एक होता है टोर्ट, एक होता है क्राइम। क्राइम का पैसा नहीं मिलेगा, क्राइम के लिए बंदे को पनिशमेंट दी जाएगी। जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है वो कहते पैसा दिलवा दो, जी मेरे फादर का मर्डर कर दिया था इन्होंने, उसके बदले मुझे पैसा कोर्ट बेस से नहीं 1 रुपया नहीं मिलेगा। ये जेल जाएगा ज़िंदगी भर, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और अगर टोर्ट है, ये जेल नहीं जाएगा, तुम्हें पैसा मिलेगा। दोनों में फ़र्क बताता हूँ आपको क्या है। एक बंदे ने जानबूझ के गोली मार दी क्राइम में, एक बंदा बेचारा गन को साफ कर रहा था, लोड कर रहा था, अचानक गोली चल गई गलती से। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि उसकी लोडिंग करते हुए ट्रिगर दब जाता है या लोडिंग प्रॉपर नहीं होती हुई चल जाती है गोली। ज़्यादातर गन में तो बंदा गन नीचे रख के चलाता ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन जो रिवॉल्वर होता है, रिवॉल्वर तो बंदा क्या करेगा, ये उसको खोलेगा, पीछे से गोली डालेगा और वो ढंग से सेट नहीं हुआ, जो बंद किया सामने वाला मारा जाएगा, ये टोर्ट में चला जाएगा। जज साहब मेरे से गलती हो गई, मेरे रिवॉल्वर में डिफेक्ट था,
मैं क्या करूं? ठीक है भाई, तुझे जेल तो नहीं भेजेंगे, लेकिन इसका नुकसान हुआ पूरा कर दे, कोर्ट में ले जाएंगे हम, क्राइम जानबूझ के मारी है क्राइम में, इसको कुछ नहीं मिलेगा। अब इसको लेके बहुत बड़ा डिस्कशन है। वो कहता जी मेरे अगेंस्ट क्राइम हुआ है, उसको तुमने जेल में डाल दिया, मुझे क्या फ़ायदा, मेरे को क्या मिला। तो इसको लेके पूरी दुनिया में डिस्कशन है कि बात समझ में नहीं आ रही यार, इसको क्या मिला। और वो ज़िंदगी, अब मान लीजिए अब वेस्ट बंगाल वाला केस है, उनकी बिटिया तुम्हारी कई डॉक्टर थी और रेप अलग हुआ और कोर्ट के धक्के अलग खाओ, मिलेगा कुछ नहीं, उसकी जेल हो जाएगी, उसको फांसी पर लटका दोगे, हमें क्या फ़ायदा भाई। लेकिन क्राइम के अंदर सामने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, कोर्ट में मिलेगा। किसी भी जजमेंट में क्राइम में ये नहीं आएगा इनको पेमेंट दे दो, फाइन लगेगा तो कोर्ट में जमा होगा। मान लो कोर्ट कहती है फाइन भी लगाओ, वो कोर्ट में जमा होगा। तो एक आपने देखी नहीं होगी, पुरानी मूवी आई थी दुश्मन, राजेश खन्ना की, कभी देखना आप नेट पे। उसमें जज ने कहा था वी विल डू ए न्यू एक्सपेरिमेंट, तो एडवोकेट ने कहा सर यू आर नॉट अलाउड एज पर लॉ। उन्होंने कहा आई एम नॉट अलाउड बट आई विल डू ए एक्सपेरिमेंट। जिस बंदे ने मारा है वो बंदा जिंदगी भर उनके वहाँ फ्री में काम करेगा और अर्निंग करके देगा, उस परिवार को पालने की ड्यूटी उसकी है। एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, फिर वो पूरी लाइफ उनके लिए काम करता है और बाद में उनका ऐसा रिलेशन हो जाता है, वो घर का मेंबर ही बन जाता है, उसी घर में उसकी मैरिज हो जाती है। तो उसके एंडिंग वो दिखाते हैं कि देखिए लॉ ऐसा होना चाहिए विच गिव्स सम रिजल्ट। एक तो पूरा परिवार पल गया, दूसरा उसने रियलाइज़ किया कि मैंने गलती की, इतना महसूस किया कि वो उसका मेंबर ही बन गया। उसमें एक गाना है दुश्मन दुश्मन जो दोस्तों से भी प्यारा है, उसकी फैमिली गाती है गाना, गांव वाले गाते हैं कि है तो ये दुश्मन ये दोस्तों से प्यारा है। उसमें फिर एक सेंटेंस बोलता है आज सजा देंगे इसको हम सब मिलके, और उसमें सजा में क्या देंगे, इसके गले में पहला देंगे एक माला फूलों की। इसकी सजा ये होगी इसको फूलों की माला पहनाई जाएगी। वो मतलब फिलॉसफिकल आस्पेक्ट हैं। आज की मूवी में भी कई बार होते हैं फिलोसफिकल एस्पेक्ट। मूवी वही है जो एक अच्छा इम्पैक्ट डाल के जाए, जो कुछ सिखा के जाए, लेकिन एंटरटेनमेंट करते करते। तो मेरा ख्याल इतना कर लेते हैं, बाकी करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट एग्रीकल्चरल इनकम का स्टार्ट करना, वो एक क्लास का है, अगली क्लास में स्टार्ट किया। ठीक है, लेट्स डू दिस मच। ओके, थैंक यू।